ये कोर मैसेज जो खुद रिच डैड पुअर डैड भी लाती है, हाँ. कि किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत टिको कभी, है ना. वो अगर आपकी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो आप ऑलरेडी गरीब हो. आप बहुत डिपेंडेंट हो, आप गरीब हो, आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते, है ना. आपके ऊपर हमेशा एक हाथ है, जो गया तो आप खाली हो जाओगे. रोज एक चीज करते रहना, साइकिल हो जाते हैं, फिर आपके पास आइडिया भी कम आते हैं. आप जब पूरा 9 to 5 काम कर चुके हैं, उसके बाद जब आप फिर सोचते हैं ना कि अब दिमाग लगाना है, तो आपने सुबह से दिमाग ही तो लगाया है. करेक्ट. आपको 3 कमेंट्स जब आएंगे ना, जिनमें से एक बेशक गाली हो पर 2 जब तारीफ होंगी, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अगली वीडियो में मेरे को ये तारीफें 10 करनी है और गालियां 0. रात के 11 बजे मुझे मेरे हौसले लड़कियां जो थी ना, वो इस बहाने अप्रोच करती थी कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दे. तो मैं कहता था आज नोट्स मांगती थी, आ जाओ गूगल मीट पे आओ, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा देता. देखो क्या टिप्स है, मतलब ये भी टिप्स मिल रही है आपको. आप 1 मिलियन में ही बैठे हो और आप महीने के 20-30 हज़ार भी ना बना पा रहे. ये रियलिटी है, है ना. क्योंकि ऐसे भी कई इन्वेस्टर कहते हैं कि कोई स्टॉक्स बुरा नहीं होता, उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम मैटर करता है. करेक्ट. क्योंकि आप किसी भी स्टॉक में पैसा तो बना ही सकते हो. राइट. तो वही हुआ मेरे साथ क्रिप्टो के टाइम पे, क्योंकि मैंने गलत टाइम पे एंट्री ली, तो वहां पे थोड़ा लॉस हो गया. तो वो शायद फाइनेंशियल मिस्टेक है, क्योंकि मैं उस मार्केट को समझता भी नहीं था, फिर भी मैंने गैम्बल किया. समझ गई. Hello everyone and welcome back to yet another interesting episode of the Dhairya Decodes podcast. आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही डियर दोस्त मेरे, जिनको मैं आई थिंक पिछले दो साल से तो जानती हूँ. एंड वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती है, इज अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर. आपने उनकी रील ज़रूर अपनी फीड पे देखी होंगी. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ह्यूमरस. उसके अलावा ही एज अ फुल टाइम जॉब एज वेल एज अ कंसल्टेंट इन द फाइनेंस नीश ओनली. वो खुद का एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं, होस्ट करते हैं, जिसका नाम बतलाइए. वेरी रिसेंटली स्टार्टेड दैट. एंड उनकी एक एजेंसी भी है वेयर ही हेल्प्स फाउंडर्स विद पर्सनल ब्रांडिंग. एंड आई कुड कीप गोइंग ऑन, बट आज के एपिसोड में हम जानेंगे भानु पाठक की करियर जर्नी के बारे में, और कैसे उन्होंने इतने सारे रोल्स अपने करियर में पिवट किए हैं. एंड आई एम श्योर आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Hi Bhanu, welcome to the Dhairya Decodes podcast. Hi Dhairya, thanks for having me here. मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, और आपने इतना कुछ बता दिया है ये तो पता नहीं उस तक रह पाऊंगा. नहीं, आपका इंट्रोडक्शन है, एकदम सही चीजें बताई है मैंने. बिल्कुल. बट स्टार्टिंग विथ बाकी सब असाइड रख देते हैं हम. मतलब एक दूसरे को ऑब्वियसली बहुत पहले टाइम से जानते हैं. करेक्ट. एंड आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है, एटलीस्ट एज क्रिएटर्स, राइट. एंड जब मैं अब आपको देखती हूँ, या आई एम श्योर जब आप भी मुझे देखते होगे, एंड व्हेन वी आर डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, इट फील्स वेरी गुड टू सी कि प्रोफेशनली आप क्या क्या कर सकते हो आज, और क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट. एंड इस पॉडकास्ट में भी एम यही है कि जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं इस एज में, जैसे आप और मैं जब कॉलेज में थे, सबको पता नहीं होता है उनको क्या करना है, बट लोगों को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, बट डर होता है कैसे एक्सप्लोर करें. तो जब वो आपके जैसे लोगों की कहानी के बारे में सुनेंगे, दे विल अंडरस्टैंड, ओ भानु तो जॉब भी कर रहा है, हाँ. साथ ही साथ वो एजेंसी भी चलाता है, पॉडकास्ट भी होस्ट करता है, और फिर कंटेंट भी क्रिएट करता है. आई थिंक इट क्रिएट्स अ न्यू वेव ऑल टुगेदर, और उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. इसलिए मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, राइट. तो ये पता है बहुत अच्छा स्टेप रहा आपका, क्योंकि यार हमारी ना जनरेशन ही ऐसी रही है कि हमसे ऊपर जनरेशन है, उन्हें इसके बारे में, मतलब हम जो जितना ट्रांजिशन हम फेस कर रहे हैं ना, वो हमारी पिछली ने नहीं किया, और शायद अगली भी नहीं करेगी. करेक्ट. कि वो ऑलरेडी आएगी उस एरा में कि उन्हें सब पता होगा, हाँ. है ना, एआई आ चुका बहुत होगा, इन्फॉर्म्ड हो गई. करेक्ट. हमारी पिछली जनरेशन और हमारे बीच इतना गैप रहा है ना, करेक्ट, कि हम हमेशा भटके हैं कि यार हमें एक बड़ा भाई नहीं मिला, बड़ी बहन नहीं मिली, जो हमें बिल्कुल सही हाथ पकड़ के बता सके कि यार तू ये कर. तो शायद वहां पे आपका पॉडकास्ट बहुत हेल्प करने वाला है. होपफुली यस, दैट्स द एम. बट भानु, अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ये बोल के किया, पॉडकास्टर हो, XYZ सारे टैग्स दे दिए, ठीक है. शुरुआत करते हैं ये जानने से कि भानु पाठक एज अ पर्सन कौन है. अगर मैं सारे टैग्स हटा दूं, हाउ डू यू डिफाइन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओके, मैं अक्सर वो तकिया कलाम में मिला, नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों. तो नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों. यार भानु पाठक बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो सीधा सादा सच्चा सरल बंदा है, जो मेरे व्हाट्सएप उसमें लगा पड़ा है ना. उसमें तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि जो मैंने सहा है, जो मैंने फेस किया है, वो अगला बंदा ना करे. करेक्ट. तो है ना, वहाँ पे ईज रहे, कोई मुझे अप्रोच करे. मतलब ऐसा आज भी अगर मैं इतने फॉलोअर्स के साथ बैठा हूँ, तो अभी मुझे कोई डीएम आता है ना, अगर हाय हेलो आएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा. कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कहीं पे लग रहा है कि हाँ इसे मदद चाहिए, तो वहाँ पे हमेशा खड़ा हूँगा कि हाँ यार बताओ क्या चाहिए. कंटेंट क्रिएशन में चाहिए तो ये, अगर फाइनेंस में कुछ ब्लंडर से कर चुके तो वहाँ पे ये कुछ किया जा सकता है. तो वहाँ पे मैं अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा चाहता हूँ कि मैं अप्रोचेबल हूँ, और जिसकी हेल्प हो सके, जिस वे में हो सके वो कर सकूँ.
नाइस यार, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन पूछने में मुझे बहुत मजा आता है यार, बिकॉज वही है ना, हम सब करियर कोच, फाउंडर, धैर्य डिकोड्स, ये टैग्स तो टेडx स्पीकर कुछ भी बोल लो यार, बट एंड में आप इंसान क्या हो ना, अगर धैर्य कौन है, भानु कौन है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। सो बहुत अच्छा लगा सुन के, और मैं हर बात से एग्री कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ टेस्टिमोनी ऑफ एक्चुअली द फैक्ट कि वो सीधे सरल, बहुत ही सिंपल इंसान है, वेरी हेल्पफुल। उसके साथ हम चलेंगे। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जब मैं आपकी जर्नी देखती हूँ, आपकी और मेरी जर्नी में एक चीज़ कॉमन है इन जनरल, आई थिंक बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं आज, विच इज़ अपनी फुल टाइम जॉब के साथ एक साइड हसल करना। अब वो साइड हसल हो सकता है कि आप वीडियोस एडिट कर रहे हो, वो साइड हसल हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब हमारे केस में एक कॉमन चीज़ ये है कि हम दोनों की, मतलब मेरी तो फुल टाइम जॉब थी, बट अभी आपकी फुल टाइम जॉब है, आप साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, दूसरी चीज़ें कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये करना चाहते हैं। मुझे ये जानना है, ऐसा क्या इंसिडेंट था या पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट, जब आपको रियलाइज हुआ कि एक अच्छी जॉब तो है ही, बहुत अच्छी आईटी कंपनी में टॉप कंसल्टिंग आपकी जॉब है, बट इसके साथ साथ मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है। व्हेन डिड यू रियलाइज ये करना है आपको? ये कोर मैसेज जो खुद रिच डैड पुअर डैड भी लाती है, हाँ? कि किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे मत टिको कभी, है ना। वो अगर आपकी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो आप ऑलरेडी गरीब हो, आप बहुत डिपेंडेंट हो, आप गरीब हो, आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते, है ना। आपके ऊपर हमेशा एक हाथ है, जो गया तो आप खाली हो जाओगे। Correct. तो ये मोटिवेशन पहली थी। दूसरा, मेरे लिए एक अच्छा फोर्स क्या बना कि मैं जब जॉब ज्वाइन करने वाला था ना, उससे पहले मेरे को गैप था। ओके। और मैं हमेशा पब्लिक स्पीकर रहा था। कोविड टाइम आ चुका था, गैप बन चुका था, और जॉब शुरू हो नहीं रही थी। मैं 3 महीने खाली था, क्योंकि हमेशा प्लेसमेंट होने के बाद आपको एक टाइम मिलता है कि हाँ, इस टाइम आपकी ज्वाइनिंग होगी। मेरा भी खाली था, हाँ 2 महीने। तो जब वो मेरे 3 महीने थे ना, तो मैंने कहा यार मैं स्टेज पे आके तो बोल नहीं सकता, पब्लिक इवेंट्स हो नहीं रहे हैं, कोविड चल रहा है, सब बंद है, और मुझे कहीं तो बोलना है। तो कहीं बोलने का जरिया बना मेरा मोबाइल। वहां पे मैंने मोबाइल उठाया, फाइनेंस पे कंटेंट बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं उस स्पेस से आ रहा था, वो पढ़ के आ रहा था। हाँ। तो मैंने कहा अब ये शेयर करते हैं। जब वो जर्नी शुरू हुई, साथ साथ मैंने लिंक्डइन, बाकी प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू किया, और फिर मेरी जॉब भी शुरू हो गई। अब इस पॉइंट पे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 9 to 5 आप कर रहे हैं, और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिल रहा है, उसके अलावा आपको पूरा डेडिकेटेडली काम करना है। करेक्ट, है ना। अपनी जॉब, बॉस की भी सुननी है, सारी डेडलाइंस मीट करनी है, और साथ में आपको कंटेंट कैसे प्लान होएगा। अब यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का जो पॉइंट आता है ना, वो मैंने यूज किया। आप मेन टाइम के अलावा जो टाइम बचता है ना, उसको एफिशिएंटली यूज करो। करेक्ट। अपनी जॉब से फ्री होइए। क्योंकि आप रोज शूट नहीं कर सकते, तो आप मंडे टू फ्राइडे कोशिश करो कि आप आइडिएशन कर पाओ, आप स्क्रिप्टिंग कर पाओ। मैं वो करने लग गया, और जैसे ही सैटरडे संडे आया, उस दिन मैंने 3-4 वीडियो शूट करी, अपना कंटेंट बैंक बनाया, जो आने वाले वीक में जाएगा। थोड़ा ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल होता है, अभी भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ऐसे रोज एक चीज करते रहना, साइक्लिक हो जाते हैं, फिर आपके पास आइडिया भी कम आते हैं। आप जब पूरा 9 to 5 काम कर चुके हैं, उसके बाद जब आप फिर सोचते हैं ना कि अब दिमाग लगाना है, तो आपने सुबह से दिमाग तो लगाया है। करेक्ट। तो उसके लिए आपको कंटेंट कंज्यूम भी करना है। तो इस दौरान शायद हर किसी के लिए यूजफुल ना हो कि आप बहुत इंस्टाग्राम में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट हम क्रिएटर्स के लिए ये काम का ही होता है। क्योंकि आपको एक नया ट्रेंड पता लग जाता है, आपको नया कुछ पता लग जाता है, मार्केट में कैसे इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है, वो पता लग जाता है। राइट। तो वो सब जब एक साथ आता है, तो एक पिक्चर में आने के बाद एक कंटेंट क्रिएटर कंप्लीट हो जाता है। और वही मेरे लिए हुआ, जॉब के अलावा ऐसे मैंने मैनेज किया, और अच्छा चल रहा है। वेरी नाइस यार। नहीं, बट मुझे एक बात जो आपने बोली वो बहुत अच्छी लगी कि आपको बात करनी थी, आपको स्टेज पे जाना था। कोविड का टाइम था, आप कर नहीं सकते थे वो, तो आपने फोन को ही अपना दोस्त बना लिया, स्टेज बना लिया, और आपने ऑडियंस को एड्रेस करना शुरू कर दिया। एंड यू वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मेहनत की, और वही है। आई थिंक जब आपने ये सब बताया, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बोला कि मुझे हमेशा से बोलना था। करेक्ट है ना। तो आपने फ़ोन ऑन किया आपने, और आप बोलने लगे। बहुत सारे लोगों के लिए फ़ोन के सामने बात करना, कैमरा कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं, या वो कॉन्फिडेंस या करेज लाना कि आपको एड्रेस करना है, भले ही सामने आपकी ऑडियंस नहीं है फिजिकली, बट लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से। बट आपने बहुत कॉन्फिडेंटली और एकदम वो स्पार्क दिखी मुझे आप में जब आपने बोला। सो वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस कि आप मतलब नेचुरली कॉन्फिडेंट या बहुत इंथुजियास्टिक थे स्पीकिंग के बारे में, या अगर आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे, अगर किसी को कंटेंट बनाना है, चलो उनकी फुल टाइम जॉब है, नहीं है वो अगली बात, अलग बात है, पर वो कैमरा ऑन करते हैं, दे स्टार्ट फंबलिंग, या ब्लैंक हो जाते हैं, या उनको लगता है वो स्क्रूटनी में आ गए हैं, तो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो करेज कैसे वो ला सकते हैं? पहला पॉइंट तो ये है कि शायद हर कोई नहीं ला सकता, क्योंकि मैं अपने एक एक्सेप्टेंस लाऊं ना, तो मैं शायद लिखने में अच्छा नहीं हूँ। करेक्ट। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं लिंक्डइन हमेशा खुद मैनेज करूंगा और खुद पूरा लिखूंगा, है ना। क्योंकि आपकी एक स्ट्रेंथ होती है,
आपको स्ट्रेंथ पहचाननी है, उसके साथ काम करना है और पर्सनल ब्रांड उस डायरेक्शन में बनाना है। करेक्ट। उस हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म चुनो। हो सकता है आप बहुत ओपिनियन वाले हो, आपके बहुत सारी चीजें पता हो, आपको जियो पॉलिटिकल की या पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत पता हो, आप ट्विटर में आके किसी अच्छी चीज में डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अच्छे थ्रेड्स बना सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। वो शायद मेरी नहीं है। राइट। मेरी एक हद तक थी कि हाँ मैं शायद बोल अच्छा सकता हूँ। अब वो बेटर कैसे की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी फर्स्ट वीडियो किसी की भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आज मैं फर्स्ट वीडियो का अगर मैं अपनी 3 महीने पुरानी देखूं तब उसमें मैं कमी ढूंढ लूंगा, आप भी ढूंढ लेंगे कि हाँ यार मैंने ऐसे क्यों बनाया, ऐसे बना लेता। करेक्ट। तो अच्छा और सबसे प्यारा हैक तो है कि आप बनाओ तो सही, आप बना के डालो। आपने जो गलतियां की है ना, आपको किसी से रेस में नहीं आना कि मुझे उसके जैसा बनना है या उसके जैसा बनाना है। आपको अपना बस जो एक दिन पहले बनाया ना उससे बेहतर आज बनाना है। राइट। इस वे में आप हर चीज अच्छी कर लोगे। फंबल, कॉन्फिडेंस, ये सब सबका कम होता है, रीटेक सबके पास होते हैं, पर वही तो आपकी अच्छी बात है ना कि आप एक बंद कमरे में हो, आप 20 रीटेक भी ले सकते हो। और वो बहुत आप ये मत मानो कि कोई भी बड़ा क्रिएटर अगर आज वीडियो बना रहा है तो एक गो में बनाता है। शैडो टेक्निकल गुरुजी के लिए सही है, बस जो मैंने सुना है आज तक, उसके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सुना। सबने अपने हुक्स 8-10 बार शूट किए होते हैं, सबने अपनी एक मेन लाइन 3-4 एक्सप्रेशंस और 3-4 वॉल्यूम अप डाउन करके शूट की होती है, और उनमें से जो बेस्ट निकल के आती है वही डलती है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी, अब मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, सबको लगता होगा भानु ने 40 सेकंड की रील डाली है तो इसमें मुश्किल से 8, 10, 15 मिनट लगे होंगे। करेक्ट। जो कि सही नहीं है। मेरा खुद का टाइम 1 घंटा जाता है, मुझे भी कॉस्ट्यूम चेंज करना है ना, मुझे भी अलग अलग तरह से बोलना है, और मैं आज भी गलतियां करता हूँ जो कि एक्सेप्टेबल है। आपको बस ऑडियंस को तो बेस्ट दिखाना है, गलतियां तो आप तक रहेंगी ना, आपके फोन में रहेंगी, गैलरी में रहेंगी, साइकिल पिन में जाएंगी और फिर हवा हो जाएंगी। सही बात है। ऑडियंस पे जाएगा बेस्ट, वो आप उस पर फोकस करो और वैसे निकालो। बाकी कॉन्फिडेंस ये वो सब ये रिस्पॉन्स के साथ अच्छा होता जाता है। आप डालेंगे, आपको 3 कमेंट्स जब आएंगे ना, जिनमें से एक बेशक गाली हो पर 2 जब तारीफ होंगी, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अगली वीडियो में मेरे को ये तारीफें 10 करनी है और गालियां 0। करेक्ट। सही बात है। नहीं, आपने बहुत सही बात कही कि हमारा ब्रेन यार नेगेटिव तो कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है आज आपके अगर लेट्स से 8.5 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, कल 1 मिलियन हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है हेट कम हो जाएगी या लोग कुछ बोलेंगे नहीं, अच्छा बोलने वाले लोग भी कम नहीं होंगे, नए जुड़ जाएंगे। इट्स अबाउट आप किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। एक और चीज जो आपने बोली, जैसे कि आपने बोली कि आप स्टार्ट तो करो, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो करे जाएगा कहाँ से, राइट। सो आई थिंक आई रियली होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, और स्पेशली अगर आपको वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे करना है जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फिर तो वीडियो से आप भाग नहीं सकते हो। तो कैमरा को आपको इन अ वे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ही पड़ता है, कितना भी आप उससे भाग लो, राइट। एंड पता है हर किसी को ना, मतलब हम एज अ ह्यूमन ही बहाने ढूंढते हैं। अगर आप आज जिम नहीं जा रहे तो आप कह देंगे कि मैंने दिन में शायद अच्छा नहीं खाया था, कल नींद पूरी नहीं हुई थी, और ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर का भी है। तो उन्हें ना वो लानी पड़ेगी कि यार, और मैं बताऊँ कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको आज लग रहा है कि आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है तो आपको बहुत रोड का माइक चाहिए होगा, 30-40 हज़ार का कैमरा चाहिए होगा, तो लाइट चाहिए होंगी, रिंग लाइट्स वगैरह, तो ये सब नहीं चाहिए। ये सब एक तरह से ये है कि हाँ क्रिएटर से बना लिया बेंचमार्क को देख के, आपको लगता है कि यार मेरे पे ये नहीं है, अब बहाना ये हो गया कि मैं जब ये ले लूंगा तब मैं कंटेंट बनाना शुरू करूंगा। तो इससे सबसे ईजी, देखिए आपको लाइट नहीं चाहिए, आपके हर घर में एक सोर्स ऑफ लाइट होगी जहाँ विंडो या गेट होगा। सनलाइट सबसे प्यारी लाइट है। अगर आज भी मैं एज अ क्रिएटर कुछ प्रेफर करूंगा ना तो मैं सनलाइट करूंगा। और आईफोन नहीं है तो आपने कोई भी एंड्रॉइड फोन उसके बैक कैमरे से करिए। आप उसे देखना चाहते हैं तो पीछे एक मिरर लगा दीजिए ताकि आप लाइव मॉनिटर भी कर पाओ। करेक्ट है ना, ये बहुत छोटे छोटे हैक्स हैं। साउंड काफी जरूरी है। हाँ। मैं अक्सर कहूंगा कि एक बार को अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं जहाँ पे वीडियो क्वालिटी बहुत बेकार है और साउंड अच्छी है, आप उसे पूरा देखेंगे शायद। बट अगर ये उल्टा होगा ना, बेशक वीडियो वीडियो बहुत ही HDR 4K वगैरह सब है, बट साउंड अगर थोड़ी भी क्रिस्पी नहीं है या आपकी उसको डिस्टर्ब करिए, अगर आपको डिस्टर्ब करिए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि हटाओ इसे, मुझे नहीं देखना। करेक्ट। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी माइक तक जाना बहुत जरूरी नहीं है। आप दूसरा स्पेयर फोन लीजिए, अपने आसपास रखिए और उसके माइक से करिए। और दूसरा तो AI, Adobe AI, ऐसे इतने सारे सोर्सेज है जहाँ से आप उस साउंड को और अच्छा कर सकते हैं। राइट है ना। ट्रू। और अगर इससे भी एक स्टेप ऊपर उठना है तो आई गेस बोया M1 आता है। 700-800 का माइक है। 1 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन वाले अगर उसे एक स्पेयर माइक रखते हैं ना तो वो भी उसको रखते हैं। करेक्ट। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो आप पे ये सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं, और नहीं है तब भी आपके पास घर में सारी चीजें हैं। हाँ, तो आप बस शुरू करिए, बहाने ढूंढना कम करिए, कंटेंट बनाना शुरू करो। ये खुद इतना रिवॉर्डिंग है ना। एल्गोरिदम अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया है तो आपको 4 दोस्तों को भेजने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बोलना नहीं है लाइक कमेंट शेयर कर दे, कुछ नहीं बोलना। अगर सिर्फ वो रिटेंशन ही आपकी वीडियो को इतना आगे लेके जाएगी कि अगर आपके यहाँ 10 फॉलोअर हैं और उस वीडियो में उन 10 में से 6 ने भी आपकी वीडियो 60-70% देख ली है, तो अगले 100 तक जाएगी। उन 100 ने देख लिया तो 1000 लाख, और कब आप बड़े क्रिएटर बन जाएंगे कोई नहीं रोक सकता। राइट राइट।
ट्रू। नहीं, दैट वाज अ वेरी वेरी इंसाइटफुल आई थिंक टिप, और मुझे बहुत सही भी बात लगी कि हर चीज़ की एक ट्रेजेक्ट्री और लेवल होता है ना। मतलब आप किसी कंपनी में भी जाते हो तो आप ज्वाइन करते हो एज एन एसोसिएट या एनालिस्ट, तब जाके वीपी बनते हो ना, आप अपग्रेड करते हो अपने आप को एक एक लेवल पे। वैसे ही आपका सेटअप और जिस तरीके के आप क्रिएटर हो, जिस तरीके की आप वीडियोस बना रहे हो, जो आपको एक्सेसिबिलिटी है चीज़ों की, वो भी तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी। आप डे 1 से, मैं ये भी सोचती हूँ ना कभी कभी, इफ यू गो टू थिंक, ऐसे सेटअप में अगर मैं डे 1 में रिकॉर्ड कर रही होती तो मेरी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन मेरी 100th वीडियो पे क्या होती ना। पहले वीडियो में ही अगर आपने उनको सब दे दिया तो उनकी तो एक्सपेक्टेशन आसमान छू जाएगी, राइट। एक प्रोग्रेस दिखती है तो इंसान को भी थोड़ी रिलेटेबिलिटी लगती है, मुझे लगता है। वो भी आपकी जर्नी से जुड़ पाते हैं। एग्जैक्टली। और अब जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं भानु, तो आई थिंक आपका मास्टर्स करना, डिसाइडिंग टू डू एन MBA इन फाइनेंस, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर रिलेटेड डिसीजन आपकी लाइफ में, राइट। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, MBA करें या मास्टर्स करें, इंडिया में करें, आउट ऑफ इंडिया करें। MBA कर रहे हैं तो किस नीश में करें। अब मुझे ये जानना है कि जब आपने डिसीजन लिया कि आपको MBA करना है फाइनेंस में, कैसे आपने चूज किया, राइट। सेकेंड चीज, आपका एक्सपीरियंस कैसा था 2 साल एक मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री करने में, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी जर्नी में। जॉब वाइज तो ऑब्वियसली आप बताइए, बट हाउ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको लगता है इट इज इम्पैक्टेड वेयर यू आर टुडे, वो ये 3 चीजें मुझे जाननी है आपसे। ओके, BBA हो चुकी थी और BBA बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हुई थी, मतलब चल रही थी, अभी सेकंड ईयर में था। मुझे लग गया था कि यार इसके बाद तो मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं लगनी, क्योंकि आपको पता होता है अपनी कॉलेज की रियलिटी हमेशा उस बच्चे को पता होती है, बाहर से देखते हुए प्लेसमेंट वाले नंबर्स या इन सब ब्रोशर वगैरह देख के पता नहीं लगती। तो मुझे अपने कॉलेज की रियलिटी पता थी, और मुझे पता था कि यार मुझे आगे कुछ करना पड़ेगा अगर मुझे इन सबसे आगे स्टैंड आउट करना है ना। मैं तब भी एक हॉबी उठाना चाहता था, बट वो सही टाइम नहीं था शायद, और अभी घर वालों की भी थे साथ कि अब पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कैट दिया सेकेंड ईयर में पढ़ते पढ़ते, तो वहाँ से मैंने क्रैक किया कि ठीक है MBA इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साथ ही मैं CFA भी सोच रहा था, बट CFA ना करने का रीज़न ये था कि मुझे उतना नैरो नहीं जाना था, है ना, बिल्कुल ही कोर फाइनेंस में नहीं जाना था। CFA FRM वगैरह ऑप्शंस थे, क्योंकि सेकंड ईयर से खुल जाते हैं सारे, है ना, बट मुझे तब नहीं जाना था। और मुझे था कि अभी मुझे ब्रॉडर से चाहिए, ताकि अगर मैं आगे जाके मार्केटिंग जब करना चाहूँ या फाइनेंस करना चाहूँ तो दोनों के ऑप्शन खुले रहें, और उनमें भी मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स नीचे में जा पाऊँ। तो MBA बेस्ट था, कैट दिया, MBA में एडमिशन हुआ, और अब ये वो पॉइंट था जब मुझे लग गया था कि हाँ यहाँ पे स्कोप तो अच्छा है, एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो अब मैं कुछ क्रैक कर पाऊंगा, राइट। तो MBA तो अब आ चुके थे, कैट क्लियर था, MBA एडमिशन हो चुका है, और अब मुझे लग गया था कि हाँ इस कॉलेज का स्कोप अच्छा है, तो यहाँ से कुछ क्रैक करके निकलेंगे, करेक्ट। और जब सेकंड सेमेस्टर एंड हुआ तब आपके पास ऑप्शन आता है मार्केटिंग या फाइनेंस, करेक्ट, और भी सारे निशेस है, पर मेरे लिए ये दो इंपॉर्टेंट थी, मुझे इन दोनों से एक लेना था। और मैं मार्केटिंग का एक फॉर्म भर भी चुका था और मैं सबमिट कर चुका था, ओके। और इस दौरान मुझे लगता है कि यार मैं मार्केटिंग करने के बाद ना इन नंबर्स वाली गेम में नहीं आ पाऊंगा, और मुझे नंबर्स हमेशा से पसंद थे, ओके। तो फाइनेंस और मार्केटिंग का एक ही वो रीजन बन गया कि मुझे फाइनेंस जाता हूँ, अगर मार्केटिंग भी करनी हुई तो मार्केटिंग स्विच करना बहुत ईजी है, राइट। एक फाइनेंस वाला बंदा मार्केटिंग कर सकता है, और बेसिकली मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी नीश में ही आपको करनी पड़ेगी, है ना। एज अ पर्सन आप हर कहीं कुछ ना कुछ सेल कर रहे हो, तो मैं फाइनेंस जाके फिर मार्केटिंग में स्विच कर लूंगा, और नंबर्स अच्छे लगते थे इसलिए फाइनेंस चल ली। और अब ये दौर आया कि हाँ वैल्यूएशन है, मॉडलिंग है ना, एक्सेल से एडवांस एक्सेल है, तो पाइथन, पावर BI ये सब पढ़ने का टाइम आया, और मुझे इन सबसे मजा आ रहा था। मेरे मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे बैच में 80 बंदे हैं, तो अगर कुछ काम मिल रहा है मैं उसे जान के सबसे पहले करूँ, ताकि सबको दे पाऊँ कि लो यार तुम भी देख लो मैंने कर लिया है। nice. क्योंकि मुझे ऐसे, वही वाली बात है कि मुझे हमेशा ऐसे थोड़ा गिवर सा बनने को बड़ा अच्छा लगता था, कि सब कहें कि हाँ यार ये आता है तो इससे पढ़ते हैं। और मेरे साथ ऐसा कई बार होता था धैर्य कि रात के 11-11 बजे मुझे मेरे हौसले लड़कियां जो थी ना, वो इस बहाने अप्रोच करती थी कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, तो मैं कहता था आज नोट्स मांगती थी, आ जाओ गूगल मीट पे आओ, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दे। देखो क्या टिप्स है, मतलब ये भी टिप्स मिल रही है आपको। तो मतलब एज अ फाइनेंस वाला ये थोड़ा अच्छा हो गया था, नाइस, कि नंबर्स जो अच्छे लगते थे वो अब काम आ रहे थे, मतलब और भी चीजों में काम आ रहे थे इनके अलावा। जरूर मैं क्या कुछ बोल रही हूँ। तो MBA फाइनेंस इस तरह से खत्म हुई, प्लेसमेंट का टाइम आया, राइट, काफी सारी कंपनीज आई, और प्लेसमेंट टाइम ऐसा होता है ना कि यार आप बड़े डाइस हो जाते हो, अपने आपको सेल्फ डाउट आ जाता है, बहुत। हाँ, आपको सब आता होगा पर आप बिल्कुल सेल्फ डाउट में होगे कि मैं क्या क्रैक कर पाऊंगा। माहौल ही ऐसा होता है ना आसपास, हर दिन किसी का कोई प्लेसमेंट लग रहा होता है, कोई बोल रहा है भाई इधर लग गई, वो हो गया, कभी निराशा भी होती है, शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहे, जब आपका हाथ ही नहीं तभी आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे, एग्जैक्टली। और आपकी क्लास का जो सबसे मतलब जो वो लड़के या लड़की होंगे ना जो कुछ नहीं करते कम्युनिकेशन अच्छा है, वो आगे निकल जाते हैं, वो उनकी सबसे पहले लगती है और सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि वो इंटरव्यू रूम में जाके हर क्वेश्चन को इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं, है ना, उसको घुमा लेते हैं, जवाब देना आता है ना उनको, द स्किल, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे मुझे
कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा फील हुई। तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया और मुझे पता था बाकी मेरे बैक तो कर ही लेंगे, नंबर्स वगैरह ग्रेड सब अच्छे थे। हाँ. तो उनकी वजह से फिर देन आई गॉट सेलेक्टेड एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट, राइट, है ना। तो मेरी वहाँ एक बहुत अच्छी आईटी कंपनी में मेरी जॉब शुरू हुई। करेक्ट। तो अब इस दौरान मैं क्योंकि कंटेंट शुरू कर चुका था, बट इसमें एक सबसे मेजर क्वेश्चन जो आपने पूछा कि इस एमबीए जर्नी ने मुझे हेल्प कैसे किया। हाँ, मतलब आज जिस भानु पाठक को हम देखते हैं और जो भी आपने अचीव किया है, मुझे बस जानना है डायरेक्ट हो सकता है उसका इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट हो सकता है उसका इम्पैक्ट, या वाया समथिंग हो सकता है। एक स्पेसिफिक एरिया आप बोल सकते हो उस 2 साल में कि ये मैंने चीज की थी ड्यूरिंग एमबीए, उसका मुझे डायरेक्ट इम्प्लीकेशन दिखता है कि ये आज मुझे काम आ रहा है। करेक्ट। अब एक ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप एमबीए या मास्टर्स जब एमबीए में करने जाते हैं, हाँ, तो आप बहुत कुछ नया सीखते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। राइट। मैं बहुत बोल्डली कह सकता हूँ, अगर आप आईएम से भी कर रहे हो ना, कहीं एमबीए फाइनेंस कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, आप कुछ कोर्सेज नए कर लोगे, आप कुछ एप्लीकेबिलिटी समझ जाओगे कि किस किस इंडस्ट्री में कैसे कैसे अप्लाई होता है। करेक्ट। बट एमबीए पढ़ने या कुछ और पढ़ने के लिए नहीं होती, एमबीए होती है आपकी बाकी सारी चीजें डेवलप करने के लिए, है ना। आप नेटवर्किंग सीखते हो, आपके नेटवर्क सारे लाइक माइंडेड पीपल से होते हैं, आपकी डिस्कशंस होती हैं, आपकी डिबेट्स होती हैं। राइट। आप सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे, आप हर चीज़ के बारे में डिबेटेबल हो रहे हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप उनमें पार्टिसिपेट हो रहे हो। आपको जो चीज़ आपको लगती थी कि यार यहाँ मैं शायद अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, वहाँ पे आके आप टेस्ट कर सकते हो। करेक्ट। वहाँ पे आप रिलेशन में बहुत सारी चीज़ सीखते हो, आपको पता लगता है कि यार हर कोई कितना मतलबी हो सकता है या कहाँ तक जा सकता है। मतलब एमबीए मेरे को लगता है कुछ आपको बहुत कुछ पढ़ाती है, बट आपको लाइफ सिखा देती है कि आपको आगे कैसे जीना है ना, उसके लिए रेडी बना देती है। ट्रू, इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। करेक्ट। आप थोड़ी बहुत चीज़ें सीखते जरूर हो, आप पर्सनैलिटी डेवलप करते हो, आप कम्युनिकेशन में बेटर होते हो, आप जो चीज़ पे आप डाउट करते थे उसको आप आज टेस्ट करके देख पाते हो कि हाँ क्या मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2 साल आपको ये सब करना चाहिए। करेक्ट। आप किसी भी कॉलेज में हो, और मेजरली बच्चे करते भी यही हैं, है ना, और वो आगे कुछ अच्छा कर लेते हैं इस बहाने। राइट, राइट। नहीं, ऑब्वियसली बात है, मतलब जब मैं भी, जैसे कोई आता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है एमबीए करना है, नहीं पता क्यों करना है। हाँ। कभी कुछ लोगों का रीजन होता है फ्रेंड्स कर रहे हैं, करना है। हाँ, कोई बोलता है कि मैं एक ऑलरेडी टेक जॉब में हूँ, नॉन टेक में स्विच करना है तो एमबीए कर लो, इट्स अ गुड ऑप्शन। कोई अपनी जॉब में स्टक है, अपग्रेड नहीं कर पा रहे, मैनेजर बनना है, उनको एमबीए कर लेते हैं। और आजकल एक नया इनफ्लक्स जो है वो है एंटरप्रेन्योर्स, जिनको बनना है, उनको लगता है दैट एमबीए, बिकॉज जैसे आपने बोला, इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। And entrepreneurs solve problems. They have to be resilient. So I think MBA in a way is a good option for them as well. But इस सब के बीच में जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो ना, मुझे वही जानना है कि जब आपने MBA कर लिया था, प्लेसमेंट हो गई, आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी, राइट? अब आपने ये कैसे डिसाइड किया कि प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आप चुनोगे? आपके पास यूट्यूब भी था, लिंक्डइन भी था, ट्विटर भी था, मैं इन चारों को ही कंसिडर करूंगी, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि कंटेंट बनाना है, चलो फाइनेंस निश में बनाना है फॉर समबडी जिसने एमबीए इन फाइनेंस किया, गुड, मतलब एक ऑब्वियस चीज हो गई वो, और आप आई थिंक इन अ वे जो आप सीख रहे थे वो अप्लाई भी कर पा रहे थे इन अ फन वे। पर आपने सिर्फ इंस्टाग्राम क्यों चूज किया सबसे पहले? मैंने क्यों किया, क्यों, और मैं क्यों आज भी रिकमेंड करता हूँ कि किसी को अगर कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आना है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, हाँ, तो इंस्टाग्राम इज बेस्ट फॉर देम। दैट इज योर ओपिनियन? करेक्ट, मैं ये रखता हूँ क्योंकि एल्गोरिदम बहुत प्यार से सपोर्ट करता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब आप यूट्यूब पे जाते हो ना, यूट्यूब बड़ा सर्च बेस्ड हो जाता है, राइट। आप वहाँ कुछ पढ़ने देखने जा रहे हो तो आप खुद वहाँ टाइप करते हो कि मुझे ये जानना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये जानना है, मतलब मैं होम लोन लेने जा रहा हूँ तो मुझे उसके पूरे स्टेप्स जानने हैं, है ना। मैं आज एक मोकोरा का बैग ले रहा हूँ तो मुझे उसका रिव्यू जानना है, करेक्ट, है ना। मैं iPhone 15 और Samsung S23 का कंपैरिजन देखना चाहता हूँ, मुझे वो जानना है, राइट। वो बड़ा ही सर्च बेस्ड है, आप वहाँ जाके सर्च करते हो। बट इंस्टाग्राम एज अ प्लेटफॉर्म ना, वहाँ का एल्गोरिदम आपने जो आज तक देखा होता है उस हिसाब से आपको और चीजें दिखाता है, करेक्ट। तो इंस्टाग्राम के एल्गो को पता होता है कि किसको क्या दिखाना है। तो अगर आपने कुछ कंटेंट बनाया है और उसके साथ टैग्स और टॉपिक्स वगैरह सब सही प्लेस किए हैं और आपका कंटेंट अच्छा है, तो इंस्टा एल्गो को सब पता है, राइट, आपका कंटेंट क्या है, किस क्वालिटी का है, किस ऑडियो में है, किस नीश के कितने लोग, कौन से टीयर के, कौन से डेमोग्राफी के, कौन से एज रेंज के, और क्या सेक्स के, कौन से जेंडर के लोगों से देखना चाहते हैं, एल्गो को सब कोडेड है। तो अगर आपने सही कंटेंट बना के अपलोड किया है, तो अगर अच्छा है तो एल्गोरिदम खुद उसे बेस्ट लोगों तक पहुंचा देगा और खुद आपको रीच, ग्रोथ और मिलियन वाला फॉलोअर्स दे देगा। Nice. तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे इतना कॉम्प्लीमेंट कर देता है एल्गोरिदम। तो आपको बस अब अपने आप पे काम करना है, करेक्ट। तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ा फ्रेंडली था। मैं क्यों ये फ्रेंडली हो पाया, क्योंकि जब मुझे भी कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर देखेगा तो उससे लगेगा कि 2 साल की जर्नी है, हाँ, और बंदा 8.5 लाख में बैठा है, बट ऐसा नहीं है।
जर्नी बहुत पुरानी थी, क्योंकि पहले मैं मीम पेजेस बहुत चलाता था। मैं एल्गोरिदम समझ चुका था। वो उस टाइम की बात है जब रील्स नहीं थे, वीडियोस नहीं थे, स्टैटिक पोस्ट क्राउडर्स भी नहीं थे, सिर्फ स्टैटिक पोस्ट थे, क्योंकि इंस्टाग्राम आया ही था ही वो फोटोज ऐप आईफोन यूजर्स के लिए कि फोटो है ना, कैप्शन तक नहीं था तब तो। हाँ। तो मैं तब वहाँ मीम बनाने लग गया था, कुछ रीपोस्ट करने लग गया था। हाँ, मतलब जब मेरी 9th 10th स्टैंडर्ड थी तब मेरे को एमआई का मिल गया था फोन, तब आई लॉन्च हुआ था एमआई भी। तो मैंने कहा ठीक है अब बनाना शुरू करते हैं, और तब मैंने मीम डालने शुरू करे, और वो मैं एल्गोरिदम समझ गया था थोड़ा कि कहाँ है, कैसे जाता है वहाँ पे। तब भी वही है कि हाँ, अगर आपकी स्टैटिक पोस्ट पे कोई 2 सेकंड भी बिता दे रहा है ना, तो एल्गो को तब लगता था कि हाँ ये अच्छी पोस्ट है, इसे और बूस्ट करते हैं, और की सर्च फीड में डालते हैं, है ना। करेक्ट। तो ऐसे एल्गो समझ गया था। और फिर जब बाकी सारी चीज़ें आती रही, मेरे मीम पेज भी ग्रो हो गए, मतलब 20, 25, 30 हज़ार तक गए। फिर मैंने रोक दिया क्योंकि पढ़ाई वाला टाइम था, और मीम का कोई ऐसा स्कोप होता नहीं था। तो आप क्या ही कमा सकते हैं, सिर्फ एक स्टोरी प्रमोट कर सकते हैं, शाउट आउट दे सकते हैं। करेक्ट। तो वो काम बंद किया, बट इंस्टाग्राम को मैं समझ गया। फिर जब मेरे को मौका मिला, मैंने अपने पर्सनल पेज को, और मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आपका पर्सनल पेज है, कुछ ऑडियंस है, क्योंकि हर किसी के कुछ फॉलोअर्स होते हैं, उसे प्राइवेट से पब्लिक करिए, राइट, उसमें कंटेंट डालना शुरू करिए। अगर आपका कंटेंट बहुत नीची है, फिर मैं कहूँगा फिर आप मत डालिए। ओके। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? आप मान लीजिए धैर्य आप गिटार बजाना सिखाती हैं, हाँ, ठीक है, आपके पर्सनल अकाउंट पे फॉलोअर्स है 500, ठीक है। आपको लगता है मैं इसी को कन्वर्ट कर लेती हूँ, और मेरी इतनी ऑडियंस बेस है कि मैं इसको पब्लिक करके सिखाना शुरू करती हूँ। ये शायद आपके लिए सही ना बैठे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपके जो 500 फॉलोअर्स है ना, जब आपकी पहली या दूसरी रील डलेगी तो सब बहुत खुश हो जाएंगे, सब कमेंट करेंगे, अरे वाह, ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी, ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया धैर्य, बहुत अच्छा लगा। बट उन 5 लोगों को इंटरेस्ट है नहीं गिटार सीखने में। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने तो मुझे फॉलो किसी और वजह से किया था, वो तो आपके पर्सनली इन टच रहने के लिए। तो आपने तो और रील्स कंटेंट डालना शुरू किया, फिर वो तीसरी चौथी रील्स तक आपके जो बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो भी कमेंट करना कम कर देंगे। वो भी आपके 3-4 रील में वो कमेंट किया करेगा और कहेगा अच्छा है। अब आपकी ऑडियंस जो अपनी रिटेन अभी मतलब एक्वायर्ड ऑडियंस है, वो तो पूरा नहीं देख रही, तो एल्गोरिथम को क्या लगेगा कि जब इसके अपने 500 बंदे इस वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, तो मैं इसे आगे पुश ही क्यों करूँ। करेक्ट। तो वो उसके लिए काम की ही नहीं रहेगी वीडियो। वहीं पे अगर आप उसे इससे बढ़िया जीरो से शुरू करते हैं ना, और अगर आपने 20-30 जने भी उस अच्छी मतलब उसी नीश के बंदों को डेवलप किया होता, अपने साथ जोड़ा होता कि हाँ यार मैं ये सिखा रही हूँ, तुम भी सीखो, क्योंकि वो आपकी वीडियो पूरी देखेंगे, राइट। और तब एल्गो पे कोडेड जाता रहेगा कि यार हाँ इस वीडियो में दम है, इसे और आगे पुश करो, और आगे पुश करो, और आगे पुश करो, राइट। तो इसलिए आप वहीं पे मेरा जो कंटेंट था, क्योंकि मेरा था फाइनेंस, करेक्ट, हर कोई डील करता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई धोखे खा रहा है, हर कोई अपने पैसे बढ़ाना चाहता है। तो मेरा ऐसा था कि अगर मेरे तब 800 फॉलोअर्स भी है ना, तो वो सभी देखना चाहेंगे, वो सभी देखेंगे कि हाँ यार कैसे क्या SIPs डाली जा सकती हैं, या कौन सा स्कैम मार्केट में चल रहा है, राइट। तो मेरा नीश इतना प्यारा था कि हर किसी के लिए रेलिवेंट है वो, करेक्ट। तो इसलिए मेरे को एग्जिस्टिंग फॉलोअर से बूस्ट मिला, डालता रहा, अच्छा गया, सबने सपोर्ट किया और इवेंचुअली ग्रो हो गया। इसलिए आप अपने पर्सनल अकाउंट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आपकी नीश रेलिवेंट है आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स के लिए, उसे थोड़ा ट्रैक करके आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो इंस्टाग्राम की बात तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी। आपको एल्गोरिथम तो बहुत पहले ही 9th ग्रेड में समझ में आ गया था मीम पेज से। तो भानु जी तो लीडर थे तब, लीडर मुझे लग रहा है जो पूरी इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, तो आप तब आपने शुरू कर दिया था। बट यू नो अब हम देख रहे हैं आप पॉडकास्ट करते हो खुद, यू आर अ पॉडकास्ट होस्ट, आपकी पॉडकास्ट का नाम बतलाई है। वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि आप हर उस चीज़ के बारे में बात करते हो अदर देन फाइनेंस के अलावा आप हर चीज़ की बात कर रहे हो, राइट, विच इज़ वेरी नाइस, इट्स डाइवर्स, आपका एक डिफरेंट साइड भी आपके ऑडियंस को देखने को मिलता है, राइट। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऑलरेडी कंटेंट तो अच्छा चल ही रहा था, आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव हुई, राइट, फिर जॉब चल ही रही है, एजेंसी साइड चल रहा है, तो ये पॉडकास्ट का सबसे पहले विजन आइडिया आया कहाँ से, राइट, ये नाम बतलाइए अगर आप थोड़ा बता सकते हो उसके बारे में, एंड आप क्यों आयुर्वेदा से लेकर आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स को भी बुलाया हुआ है, बहुत डाइवर्स तरीके के लोगों को आप ला रहे हो, तो इसके पीछे थॉट क्या था, आपका आइडिया क्या है और विजन क्या है? धैर्य, मैं ना कैमरे के आगे खुद होके ना थोड़ा बोर हो गया था, अकेले मैं किससे बात करता था, हमेशा कैमरे के लेंस से, है ना, राइट। तो मुझे चाहिए था अब यार कुछ ऐसा किया जाए जो आगे 20, 25, 30 सालों तक करा जा सके, और वो क्या हो सकता है बातों के अलावा, क्योंकि हम सबको बतियाना बहुत पसंद है, और मेरी पॉडकास्ट का नाम पहले बतियाना ही हो, बतियाइए ऐसा कुछ होने वाला है, बट फिर मैं सोचा थोड़ा हिंदी टच में आ जाए, क्योंकि बहुत भोजपुरी हो जा रहा था, मैंने कहा सबके लिए रेलिवेंट होगा तो बतलाइए कर देते हैं, nice. तो फिर हमने बतलाइए किया, और ऐसा नहीं है, आप अगर नोटिस करोगे हर नीश है, मतलब इंश्योरेंस से लेके लिंक्डइन ग्रोथ भी है ना, सब कवर कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसा है कि यार इंडिया में ना पॉडकास्ट इंडस्ट्री बूम पे आने वाली है, अभी भी आई नहीं है, करेक्ट, अर्ली फेज है, बाहर बहुत अच्छा जा चुका है, करेक्ट, और हर क्रिएटर ने अपनी ऑडियंस बना ली है, और इंडिया में भी मतलब
उस एक लेवल पे अगर आप देखो तो 2-3 लोग हैं बस, वो वेव आई नहीं है अभी। करेक्ट, आई नहीं है। और ये बहुत अच्छी आने वाली है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि अभी आप जो ये अपने घर में एलेक्सा वगैरह यूज कर रहे हो ना, ये भी ऐसे फेच आउट करने वाला है। क्या होने वाला है, पॉडकास्ट इंडस्ट्री जब पूरी आ जाएगी, अच्छे से आ जाएगी, सब कोड मतलब जब होगा इंटरनेट पे, तो कल अगर आप बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन पूछोगे ना कि महाराणा प्रताप का भाला क्या सच में इतने किलो का था, और अगर नहीं था तो क्या चीज़ डिफेंड कर पा रही है, करेक्ट, तो आपके किसी एक पॉडकास्ट से भी वो एलेक्सा आपको निकाल के बता पाएगी कि मैं ये रणवीर अलाहाबादिया के इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड से निकाल रही हूँ जिसमें गेस्ट ये था, एंड दीज आर हिज ओरिजिनल वर्ड्स। फिर उसकी ऑडियो आएगी और ये टाइम भी आएगा, मार्क माय वर्ड्स, आएगा, है ना। तो आपकी ऑडियंस जरूरी नहीं है कि सीधे यूट्यूब पे आके आपको देखने वाली है, वो अलग अलग जरिए आप तक पहुंचेगी, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एलेक्सा वगैरह किसी भी वे में। तो जब ये अच्छी तरह से आ जाएगा तब तक हम और आप शुरू कर चुके होंगे और हमारे लिए एक ऑडियंस बन चुकी होगी। तो अगर अभी भी कोई कंटेंट क्रिएटर आना चाहता है, मतलब और इस तरह से उसे लगता है कि वो पॉडकास्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स हार्डशिप बहुत सारी है, बट हाँ कहीं आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर कहीं आना है, क्योंकि आपको बस अगले का बेस्ट निकालना है। करेक्ट, आपको उस पर फोकस करना है, और अगर आप ये कर सकते हैं बेहतर वे में, तो आई मस्ट से कि आप सब आइए और पॉडकास्ट इंडस्ट्री में स्वागत है। ऑब्वियसली भानु, हम दोनों के व्यूज विद रिस्पेक्ट टू पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री तो बहुत मैच कर रहे हैं, बिकॉज हम दोनों को ही लगता है दैट इट्स द टाइम ऑफ पॉडकास्ट विच इज गोइंग टू कम अभी फ्यूचर में। पर जब आप एक पॉडकास्ट क्रिएट करते हो, फिर आप सोचते हो चलो ये नीश होगी, थीम होगी, ऐसे गेस्ट हम बुलाएंगे पॉडकास्ट में, वो सब बात की बात है। सबसे पहले हर पॉडकास्ट की एक आइडेंटिटी होती है, राइट? एक नाम होता है। हम इंस्टाग्राम चैनल या पेज भी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एक नाम सोचते हो आप, जिससे आपको लोग याद रखने वाले, दैट्स गोना बी योर लेगेसी इन अ वे। तो जब आपने पॉडकास्ट लॉन्च करने का सोचा, ये बतलाइए नाम का थॉट कहाँ से आया, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक लगता है आपके पॉडकास्ट का नाम। तो आई वुड लाइक टू नो द स्टोरी बिहाइंड हाउ डिड दिस नेम कम अबाउट। अब हाँ देखो, नाम की ना बड़ा वो होता है कि यार आपको बहुत सोच के रखना पड़ता है, और मेरे को भी बहुतों ने रिकमेंड किया, जैसे आपका भी धैर्य डिकोड्स आपको खुद का नाम है, रणवीर शो या राजवानी जो भी है, तो मुझे भी था कि क्या मेरा नाम आना जरूरी है, या क्या कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो मेरे को ही समझा पाए, मेरे को दिखला पाए, और वो बतलाइए हो पाए, क्योंकि मेरे को बातें करनी सारी ग्रास रूट वाली, सारी इंडियन एंशिएंट मेडिसिन और आयुर्वेदा, योगा, है ना, थोड़ा फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैं वहाँ बहुत कंफर्ट फील करता हूँ, और मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे कहा ठीक है, तो एक नाम ऐसा हो जो इन सब चीज़ों को डिफाइन कर पाए और सब जुड़ पाए। साथ ही आपको भी अगर आप अपना कोई ब्रांड नेम या कुछ ऐसा सोचना चाह रहे हो, तो कोशिश करिए तो छोटा रख पाए, और कुछ ऐसा जो ऑलरेडी सबको पता है, जो सुनते हुए आ रहे हैं, जो वर्ड बहुत नया ना उनके लिए, याद करना होता मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए बतलाइए एक ऐसा वर्ड हो गया जो सब है, उसके साथ प्रैक्टिस में है, सबने सुना है, लाइक बोट हो गया अमन गुप्ता का, है ना, सब आप उनसे नहीं भूल पाएंगे, नहीं भूल सकते हैं। और साथ ही फिर आता है एक तो वन वर्ड हो गया, अवेलेबिलिटी थी, ये भी आपको देखना होगा कि हाँ यार क्या उसका डोमेन, क्या उसका हर चीज यूजर नेम अवेलेबल है नहीं। करेक्ट, करेक्ट। और फिर आता है कलर पैलेट। हाँ, तो वहां पे मेरा कलर था बड़ा ही ऐसा ऑरेंज और सैफरन, या कहिए भगवा। हाँ, जो भगवा कलर होता है। तो हमारे जो माइक से कलर है वो भी आपने मतलब बहुत थॉटफुली चूज किया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या थॉट थी उसकी पीछे? अगेन देखो ना, मतलब यार भगवा इज समथिंग जो इंडिया को ही डिफाइन कर पाता है। ऑब्वियसली यार, रिलीजन, आवर रिच कल्चर। अगर आप आज इंडिया का मैप दिखा रहे हैं और अगर आप स्टेट्स वगैरह ये सब नहीं दिखाना चाहते, तो आप उसे एक भगवा रंग में दिखाते हो, लिखते हैं भारत। हाँ, तो वो कलर था हमारे माइक्स का, और इस हिसाब से हमारा नाम बना छोटा, और कलर पैलेट बना कुछ ऐसा, और ऐसा हो गया कि हाँ जुड़ चुका है कि हाँ भानु, बतलाइए विद भानु, ऐसा कहिए, या फिर सिर्फ बतलाइए काफी है। और मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ आपका भी होगा, जो हम धैर्य डिकोड्स का देखते हैं, तो ब्लू और पिंक के जो डीडी हैं, कुछ आपकी रेलेवेंस इसमें? हाँ जरूर। तो जब मैंने धैर्य डिकोड, सबसे पहले तो मतलब ये कहानी तो मैं बता चुकी हूँ, पर मेरी सिस्टर ने रेकमेंड किया था नाम, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं था कि नाम होना ही चाहिए, बट सबका कहना था अगर आपका नाम आ सकता है, और बाय चांस डीडी बैठ गया, राइट, तो एक्रोनिम भी सही था, फिर मेरा नाम भी आ गया। अब डिकोड क्या है कि मैं कुछ ना कुछ डिकोड ही कर रही हूँ, करियर्स डिकोड कर रही हूँ, या रेज्यूमे कुछ भी। फिर हमने ये सोचा कि चलो अब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ ना, मैं 1-to-1 सेशंस करती हूँ, तो आई हेल्प स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, मैं सेशंस लेने जाती हूँ। तो ऐसी इंडस्ट्री में यू हैव टू बी वेरी अप्रोचेबल येट प्रोफेशनल। आप फ्रेंडली इनफ होने चाहिए हो कि स्टूडेंट्स आके अपनी मन की बात आपसे कर सके, अपनी करियर प्रॉब्लम शेयर कर सके, बट एट द सेम टाइम आप एक प्रोफेशनल हो, आप उनकी गाइड या मेंटर हो, राइट? सो उस तरीके के कलर्स हमें यूज करने थे, विच आर वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग, वेरी अप्रोचेबल एंड वेरी सूदिंग, एंड दे फील गुड टू द आईज। सो बेबी पिंक एंड जो स्काई ब्लू, हमने जो कलर्स यूज किए हैं, वो दोनों उन सारे एलिमेंट्स को और इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो धैर्य डिकोड्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और जिस तरीके का कंटेंट भी हम करते हैं उसी एजुकेशनल नीश में। तो दैट्स हाउ हमने चूज किया था। काफी अच्छा, बेहतरीन। यस। तो अब हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर ही रहे हैं भानु।
लेट्स डायरेक्टली कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? जो अच्छा। भी ये वीडियो देख रहा है, Okay. सबको पैसे कमाने हैं। पैसे हाँ। किसको नहीं कमाने हैं? जब आप एक करियर पाथ चुनते हो कि ये मुझे लाइफ में प्रोफेशनली करना है, देखो यार, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मैं ट्रेन कथक डांसर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं कथक डांसर बन जाऊँ और उसको मोनेटाइज करूँ, जरूरी नहीं होता हमेशा। नहीं होता। आपकी एक चॉइस होती है, आप योगा में बहुत अच्छे हो सकते हो, डजंट मीन यू विल चूज बिकमिंग अ योगा ट्रेनर प्रोफेशनली, बट यू चूज समथिंग जो आपको पसंद भी ऑब्वियसली आइडियली, हाँ। और फिर आप उससे पैसे भी कमाते हो। तो जब कोई ये आइडेंटिफाई कर चुका है कि कंटेंट क्रिएशन में मजा आ रहा है, ठीक है, करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना है, पर वो आपको एक और अगर किसी को फुल टाइम करना है, देन यू नीड मॉनेटरी मोटिवेशन। Correct. आप कितना भी बोल लो, वो पुश चाहिए। तो आप अब इसको बहुत टाइम से करते आ रहे हो, यू हैव ऑलमोस्ट अ 1 मिलियन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब मुझे आपसे डायरेक्टली ये चीज जाननी है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री। आप स्पेसिफिकली अपनी फाइनेंस नीश में बात कर सकते हो या इन जनरल, किस तरीके का पैसा बना सकते हो जब आप स्टार्ट कर रहे हो वर्सेस यू रीच अ सर्टेन लेवल। आप कुछ रेंजेस दे सको तो, जितना आप ओपनली बोलना चाहो, ताकि उनको एक्चुअल में समझ में आए प्रैक्टिकली कि भाई अगर कल से हमने काम करना शुरू किया, ये रियलिटी, इतना कमा सकते हैं, ये मैथ्स है। तो वेरी ट्रू धैर्य, मतलब ये तो शायद सबके लिए इंपॉर्टेंट ही था और बहुत लोग इसका वेट ही कर रहे होंगे कि हाँ कंटेंट से पैसा कितना बनाया जा सकता है, हाँ। या बहुत तो इस डाउट में है कि क्या बनाया भी जा सकता है। करेक्ट। अब देखो इसमें ना पहला स्टेप तो, पहला अप्रोच तो आती है नीश वाली। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप आज 5 लाख में बैठे हो, पर अगर आप बनाते हैं टिकटॉक वाला कुछ वायरल कंटेंट या किस अलग वे में बना रहे हैं जहाँ पे आपकी ऑडियंस ही नहीं है ऐप किसी ब्रांड के लिए, आपका पैसा कैसे बनेगा? जब आपको कोई ब्रांड ये कहेगा कि आपकी ऑडियंस मेरे लिए सुटेबल है, तो आप इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को अपनी ऑडियंस तक ले जाओ। राइट। पर अगर आपने कंटेंट ही कुछ ऐसा बनाया है ना, जिसमें आपकी बड़ी मासी ऑडियंस आ गई है, टीयर 3 टीयर 4 सिटीज या हिंदी स्पीकिंग या जो स्पेंड नहीं कर सकती, हाँ। तो उस केस में ब्रांड के लिए रेलेवेंट ही नहीं रहेगा। करेक्ट। तो ब्रांड कहेगा कि यार हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते। तो उस केस में हो सकता है आप 1 मिलियन में ही बैठे हो और आप महीने के 20-30 हज़ार भी ना बना पा रहे हो। ये रियलिटी है, Right. है ना? That's the truth. ये रियलिटी है। वहीं अगर आपकी नीश अच्छी है, हाँ। लाइक हाई पेइंग नीश है, या फिर जहाँ पे आपने ऑडियंस अच्छी बिल्ड करी है, या आपका पर्सनल ब्रांड उतना अच्छा है कि हाँ अगर आपने ऑडियंस को बोल दिया कि ये खरीद लो या ये खा लो या ये बना लो, ये पहन लो या ये ले लो, तो वो लेने को रेडी है, तो आप अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और वो बहुत हद तक आपका करियर सेट कर चुका है। फिर आपको मोनेटाइज, आप अपने इस पैशन को, इस हॉबी को मोनेटाइज बहुत इजीली कर पाओगे, बहुत इजीली। अब इसमें क्या आती है, नीश वाला बड़ा फैक्टर आता है जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा किस किस जरिए पैसा बनाया जा सकता है, चलो उससे पहले मैं नीश को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप हाई पेइंग नीश कहेंगे आज, तो वहीं पे आप फाइनेंस लीजिए या करियर लीजिए जो आप करती हैं, या और किसी वे में आप टेक लीजिए जहाँ पे बार्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छा पैसा वैसे बना सकते हैं। ट्रैवल लीजिए, है ना, आजकल बड़े ऐसे होटल एंड वो इंडस्ट्रीज काफी आपको प्रमोट करती है कि आइए और यहाँ पे ऐसा कुछ कीजिए, ये स्टे करिए, और हमारे एंड से आप ये तो लीजिए ही, साथ में मॉनेटरी बेनिफिट ये भी लीजिए। करेक्ट। इनके अलावा और भी नीच हो सकती हैं, लाइक जहाँ पे आप किसी वे में एजुकेट कर रहे हैं, है ना, आप किसी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, या किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। अब एआई भी अच्छी नीच डेवलप हो चुकी है, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, या फिर आप किसी एंशिएंट साइंस को समझा रहे हैं आज भी, तो वो भी अच्छी जा सकती है, क्योंकि वहां पे आप उतना वो दबाव बना, मतलब उतना कनेक्ट बना पाते हो अपने ऑडियंस के साथ कि हाँ अगर वो आप कहेंगे कि ये चीज़ सच नहीं है, ये चीज़ अच्छी है आपके लिए, तो वो शायद आपको, वो आपकी बात मानेंगे। वहीं पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीश भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे काफ़ी सारे देखते होंगे आजकल बॉडी बिल्डर्स तक कुछ कोर्सेज करके अब इस नीश में एंटर कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी यौगिक बंदे थे वो भी इसी को अपना रहे हैं। राइट। और इनके अलावा यहाँ तो हम बस बात कर रहे थे कि ब्रांड प्रमोशन की, जो कि बस एक पार्ट बन पाता है आपके बहुत सारे तरह से पैसा कमाने का। करेक्ट। अब आपकी इस कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी में और कैसे पैसा कमाया जा सकता है उस पर बात करते हैं। उसके अलावा आपने अपना कुछ सेल करना शुरू किया, आपकी अपनी कोई सर्विस रही है, अगर आप एक योगा ट्रेनर ही हैं, अगर आप ऑफलाइन आज काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बस आप शायद 3-4 जनों को पीटी दे के आ सकते हैं, या घर बैठ के ऑनलाइन कुछ करवा सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत लिमिटेड रह जाएंगे। बट वहीं अगर आपने एक अच्छा पर्सनल ब्रांड शुरू कर लिया है, जैसा हाल ही में मैंने यश के साथ किया था, यश इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लाइक उनके 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके पास, बट उनके लिए वो भी शायद उतना बेनिफिशियल नहीं रहा जितना उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना रहा। और कहाँ बिल्ड किया था उन्होंने? इंस्टाग्राम पे। अगेन इंस्टाग्राम, मैं तो कहता हूँ अगर आप भी कर पाए तो जल्दी करिए। हाँ। तो उनके लिए आज इतने एवेन्यूज खुल चुके हैं कि वो कितनी तरह से कमाते हैं, लाइक, और इन जनरल कोई भी कमा सकता है।
अगर आप अपनी पीटी आज आप कंसल्ट करिए, आज किसी को आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके लिए मैं एक डाइट प्लान शेड्यूल कर लूंगा और उसके लिए आप अलग से पैसे चार्ज करिए। आप ब्रांड प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, आप अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लाने वाले हैं तो उसके लिए बज़ क्रिएट करना शुरू करिए। और जब आ जाएं तो आपके पास सोचो, आज अगर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, सोचो अगर आज आप कुछ स्टार्ट करने वाली हो और आपके पास ऑलरेडी 80,000 की फॉलोइंग है, तो आपके पास एक मतलब टेस्ट मार्केट है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छे से काम कर रहा है, क्या कंप्लेंट्स आ रही है। आप बस अपने उस ऑडियंस को प्रमोट करिए कि हाँ क्या आप इसे खरीदना चाह रहे हैं। पहले तो आप इस रिस्पॉन्स में समझ जाएंगे कि क्या कोई अट्रैक्ट हो रहा है, कि क्या इसकी जरूरत है मार्केट में, तो आपके पास एक टेस्ट ऑडियंस ऑलरेडी पड़ी है। राइट। तो एक कंटेंट आपको हर वे में हेल्प ही करेगा। मतलब अगर आप चलो नहीं बनना चाहते कंटेंट क्रिएटर, आपको नहीं, आप नहीं चाहते कि मैं आऊँ रोज नॉलेज शेयर करूँ, अगर आप इस विजन के साथ भी हैं कि मुझे 3-4 साल बाद इस 9 to 5 से निकल के एक बिजनेस शुरू करना है, तो उस केस में भी आपको कुछ लाना पड़ेगा। यहाँ से आप उस जो भी आपको शुरू करना है उसके लिए ऑडियंस को क्रिएट करिए, उसके आसपास की कुछ नॉलेज डिलीवर करना तो शुरू करो, वो ऑडियंस बिल्ड करो कि ताकि अगर आप 3-4 साल बाद उसे लॉन्च करते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक टेस्ट ऑडियंस हो। जो नई ऑडियंस आ रही उसमें भी ये, और जो नई ऑडियंस आएगी वो भी ये समझ पाएगी कि हाँ यार ही इज समवन, ही इज समथिंग, इसने कुछ बनाया है, इसका कुछ पर्सनल ब्रांड है, मतलब इसके साथ जुड़े हैं इतने लोग आज तक, तो ऑफकोर्स अगर ये आज ही कुछ लॉन्च कर रहा है तो उसमें भी कुछ तो जान होगी। तो आपके पास वो फेथ, वो भरोसा, वो सहारा वो भी होगा जो आपके पास नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाएगा। सही बात है। ब्रांड प्रमोशन हो गई, ये हो गया, आपके अपने कंसल्टिंग सर्विस प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ सकते हैं, है ना। अब देखो ब्रांड प्रमोशन में 2-3 तरह की होती हैं। एक तो हो गया पूरा ही मॉनिटरी कि हाँ आपने एक रील बनाई, आपने पैसा दिया और डील खत्म। दूसरा कोई कुछ बार्टर वे में हमने कोई प्रोडक्ट भिजवाया, करेक्ट, आपने कुछ पार्शियल अमाउंट ऑफ मनी लिया, आपने प्रमोट किया और डन। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, लाइक आपको बहुत जगह पता नहीं लगता होगा, बहुत ऐसे पॉडकास्टर ही हैं जो बहुत मिनिमलिस्टिक वे में कोई चीज़ यूज़ करते हैं या कुछ चीज़ अपने पीछे रख लेते हैं और उसका वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, है ना। लाइक एक हो सकता है कोई पब्लिशिंग हाउस है, उसकी कोई नई बुक आई है और वो चाहता है कि ये बुक कुछ टाइम के लिए प्रमोट हो, तो हो सकता है किसी बड़े बंदे के पीछे या उसकी रील में या किसी भी वे में उसके पीछे बस वो बुक हाईलाइट की जाए, वो प्रमोट भी नहीं करेगा, वो बस दिखाएंगे और वो साइलेंट प्रमोशन है। और बल्कि हो सकता है कि ब्लरी बैकग्राउंड हो, करेक्ट, पर तब भी आप हमेशा जब उस क्रिएटर को देखोगे पीछे आपको दिखेगा कि कुछ तो रखा हुआ है और ये क्या है। आप खुद क्यूरियस होंगे कि यार ये क्रिएटर क्या इसे पढ़ रहा है, इसे क्या यूज कर रहा है, अगर उसने कोई एयरपोर्ट्स पहने या कोई भी गैजेट पहना है हाथ में तो ये कौन सी कंपनी का होगा। तो ये भी बड़ी साइलेंट वे, वो सबकॉन्शियसली प्लांट हो जाता है, करेक्ट, आपको पता भी नहीं लगेगा। ट्रू। मतलब अब देखिए ये सारे एवेन्यूज हो सकते हैं आपके लिए एक कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनाने के, है ना। और ये कितना प्यारा होगा अगर आप 9 to 5 करें और साथ में ये करके कुछ बना पा रहे हैं, और जब ये एक स्टेबल या अच्छे एंड तक आ जाएगा तो आप अपना उसे सेक्रीफाइस करके इसे फुल टाइम किया जा सकता है ना। और इसी वे में अब जैसे जब मैं ब्रांड प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, वो भी इतने तरह से हो सकती है कि उनसे अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। आप कुछ पूछने वाली थी? हाँ, मैं ये पूछने वाली थी कि आपने तरीके तो बता दिए और कैसे हो सकता है वो भी बता दिया, बट अब लोगों को ये जानना होता है कि कितना कमा सकते हैं भाई। इसलिए मैं चाह रहा था कि अभी यहाँ क्वेश्चन डालें। तो मुझे ये जानना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक एकदम न्यू एज क्रिएटर है, 1000 से 10,000 फॉलोअर के बीच उनके काउंट है, फॉलोअर काउंट ऑन जनरली एनी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम या यूट्यूब ले लो या लिंक्डइन ले लो, तो आपको क्या लगता है कि उस स्टेज पे उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पैसे के मामले में? कितना वो एक आउटपुट चर्न कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ROI? और चलो अगर इसको हम फिर 50K पे ले जाए, एक 100K पे ले जाए, 500K एंड 1 मिलियन, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद मैं कहता हूँ अगर आप 1 से 10,000 फॉलोअर्स के बीच में है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने पे रखो पहले तो, है ना। ये मत सोचिए कि इसे बिल्कुल ही मोनेटाइज कर लें, पर ब्रांड आपके पास खुद आएंगे। वो अगेन हो सकता है वो आपसे महीने की 3 रील्स बोले। अब वहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक रील का एग्जांपल हो ताकि ऑडियंस के समझना ईजी हो, तो उस वे में अगर आप 10,000 फॉलोअर्स में और आप एक रील डालते हैं किसी ब्रांड के लिए इंटीग्रेट करके, तो वहाँ पे आप इजीली अपने एंड पे उन्हें 10-15 हज़ार कोट कर सकते हैं। मतलब एक रील से आप 10,000 बना सकते हैं अगर आपने वैसी ऑडियंस रखी है। अब यहाँ पे आप और क्या क्या कर सकते हैं कि अमाउंट बढ़ सके। आप उनको पैकेज कॉस्ट भी दे सकते हो। आप उन्हें कहिए मैं आपको रील तो दे ही रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको एक स्टोरी भी दूंगा, साथ में इसी पे एक लिंक्डइन पोस्ट भी करूंगा, एंड सिंस मैं रील बना चुका हूँ तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स में जा सकती है। Correct. तो ऐसे करके बहुत क्रिएटर्स ना पैकेज कॉस्ट बना के अच्छा खासा पिच कर देते हैं और ब्रांड भी पसंद करते हैं। हाँ. क्योंकि जब एक क्रिएटर पूरा लॉयल हो रहा है किसी ब्रांड के लिए और हर कहीं सेम चीज प्रमोट कर रहा है तो उसकी ऑडियंस को डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है ना उसी क्रिएटर की अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे। एग्जैक्टली।
ऑडियंस रिलेट करेगी कि हाँ यार ये बंदा सच में से यूज करता है और इसको अच्छा मान रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे आप बड़े नंबर्स पे आते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख फॉलोअर्स पे हैं, हाँ. फिर तो आपकी अगर नीश अच्छी है, अगर आपने अपनी ऑडियंस पे एक कमांड रखी है कि हाँ भाई इसे खरीदो, हाँ. तो उस 1 लाख वाली फॉलोअर्स में भी अच्छी नीश है अगर आपकी, तो आप इजीली 70-80,000 कमा सकते हैं। अब इन चीज़ों पे ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्रांड को भी लगना चाहिए कि आप पुराने क्रिएटर हैं, आपकी ऑडियंस ने आपको टाइम दिया है। वो ऐसा नहीं है कि आपने 1 मंथ में ग्रो किया और आज आप पे इतनी सारी रील आ गई, इतनी सारी ब्रांड प्रमोशन आ गई, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ब्रांड को भी देखना पड़ेगा कि हाँ यार पहले क्या क्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसने बेचा है आज तक, कितना किस किस ब्रांड के साथ काम किया है। तो विद टाइम आपके बेशक फॉलोअर्स ना बढ़े, बट आपकी वो ऑथेंटिक इमेज बन जाती है, ब्रांड को पता लग जाता है कि बहुत रिलायबल क्रिएटर है, और विद टाइम आपके बिना फॉलोअर्स बढ़े भी आप इस 1 लाख फॉलोअर्स पे अगेन 1,20,000 भी चार्ज कर सकते हैं। करेक्ट। देन आप 5 lakhs में आते हैं, है ना, 5 lakhs में अगर आप 500K में हैं, तो वहाँ पे अगेन आप अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके फॉलोअर्स ऐसे बढ़े तो आपका पैसा भी ऐसे बढ़ेगा, तो वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, थोड़ा मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ होता है तो उस हिसाब से बढ़ेगा। अगर आज आप 5 lakhs में आ चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको अगेन 5 lakhs रुपए मिलेंगे, नहीं, अब वो थोड़ा कम होते जाएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ऑडियंस आज 5 लाख की है तो आपकी पूरी 5 लाख की ऑडियंस आपके हर कंटेंट को देखती है। हाँ. अगर आप कभी भी अपने एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी कोई भी रील है ना, हाँ. तो आपके फॉलोअर्स नहीं, हमेशा नॉन फॉलोअर्स को देखते हैं। आपके फॉलोअर्स का कंपोनेंट हमेशा 20, 25, 30% होता है, और हमेशा इंस्टाग्राम से भेजता है बाहर वाले फॉलोअर्स पे। तो हमेशा वो रेलेवेंस व्यक्ति की, अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स उस कंटेंट को देखते हैं, आपका नहीं देखते। करेक्ट। और उसका ये भी मतलब नहीं है आप मतलब उतने पैसे एग्जैक्टली डायरेक्ट टू द नंबर ऑफ फॉलोअर्स चार्ज करो। तो इसलिए अगर आप 5 लाख फॉलोअर्स में तो शायद आप 2 लाख टू 2.5 लाख चार्ज कर पाएं इजीली। करेक्ट। अगेन आप क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं, आप अलग अलग डाइवर्स प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं कि मैं वहाँ पे रिपर्पस करूंगा, ऐसे रिपर्पस करूंगा, इस वे में करूंगा, और आप कह सकते हैं कि मैं इसके साथ 3 स्टोरीज डाल दूंगा, लिंक इन बायो इतने वीक्स तक रखूंगा, तो ब्रांड्स के लिए वो अच्छा होता है। जब तक रिजल्ट आता रहेगा ब्रांड्स आपके साथ जुड़ता रहेगा। और हमेशा ये मत कोशिश करिए कि ब्रांड प्रमोशन आ गया तो एक को करके निपटूं, कोशिश खुद करो कि उसे बेस्ट दे पाओ, क्योंकि अगर आप ब्रांड को बेस्ट दे दोगे ना तो ब्रांड खुद आएगा आपके साथ रहेगा और जुड़ेगा। बिल्कुल। यू नो मैंने ये एक चीज जब आपने बोली बहुत नोटिस की है कि क्रिएटर्स, देखो यार आप कुछ भी बोल लो, आप काम तो एंड में कर रहे हो उस ब्रांड के लिए ही। हाँ। आप कंटेंट क्यों बना रहे हो कि एक दिन एक ब्रांड आए और मुझे पैसे दे, सिंपल बात है भाई। हाँ। और पर मैंने देखा जब वो ब्रांड आता है आधे से ज्यादा क्रिएटर मेहनत ही नहीं करते। इट्स द हार्श रियलिटी। टाल देते हैं स्क्रिप्ट, जैसे स्क्रिप्ट डाल देंगे, ठीक से शूट नहीं कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मेहनत नहीं है, आप कुछ इनोवेशन नहीं ला रहे हो, क्रिएटिविटी नहीं है। वो जिस चीज के लिए आपने इतनी जी जान लगाई अब वो आपके पास आ गई है और आप उसमें एफर्ट नहीं डालते। मोस्टली मैंने यही देखा है। और फिर आपने जो बोला ये होता है कि ब्रांड तो आ जाएंगे, एक बार आएंगे चले जाएंगे, एक बार आएंगे चले जाएंगे। दैट लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रिलेशनशिप जो ब्रांड्स के साथ है ना, वो आप ऐसे नहीं बना सकते हो लो क्वालिटी आउटपुट देके, या वो दिल से आप जब आप नहीं करते हो चीज, वो दिख जाता है ब्रांड को। और अभी यही ना बहुतों के लिए पॉजिटिव बन पा रहा है, क्योंकि अभी कई ब्रांड्स को रियलाइजेशन नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसे मतलब कंटेंट मार्केटिंग, और पता है अभी यही बहुतों के लिए एज भी है कि बहुत ब्रांड्स को पता नहीं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितना अच्छा या कितना बुरा हो सकता है। करेक्ट। तो कई ब्रांड अभी पिवट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हाँ ठीक है इस साल इतना बजट डाल के देखते हैं। तो इसलिए बहुत क्रिएटर्स अभी भी कमा पा रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू। बट अगर आप अच्छा डिलीवर ही नहीं करोगे ना तो लॉन्ग टर्म में नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ये ब्रांड भी समझ जाएंगे कितना एलोकेट करना सही है और किस क्रिएटर को देना सही है। तब अगर आपने अच्छा नहीं दिया तो आप तक नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सही बात, ग्रेट। बट नहीं, वेरी इंसाइटफुल। आई थिंक इससे लोगों को एक क्लियर पिक्चर और आइडिया लग जाएगा। 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, जब आप एक रेंज में वही ग्रोथ जब देखते हो तो हर वक्त वैसी एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है। इट इज़ वेरी डिफरेंट। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भानु ने ऑब्वियसली शेयर किए हमारे साथ। अब हम ऑब्वियसली भानु, जैसे हमने प्रीवियसली बात की आपकी जर्नी के बारे में, आपकी फुल टाइम जॉब है, आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, पॉडकास्टिंग कर रहे हो, एजेंसी है। हाँ। मुझे ये जानना है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो एक साथ, सबसे पहले तो अपार्ट फ्रॉम मनी एंड मे बी क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड या कुछ भी आपका रीजन हो सकता है, आपने क्यों सोचा कि साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन करनी है विद अ फुल टाइम जॉब? चलो आपको बात करनी थी कैमरा से, पैसे भी ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में जैसे आपने बोला सस्टेन करने के लिए ये सारी चीजें आपको मोटिवेटेड नहीं रख सकती है 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, इफ यू आर इन द लॉन्ग गेम। आपकी क्या मोटिवेशन है कंटेंट क्रिएशन को परसू करना अलॉन्ग विद अ फुल टाइम जॉब? और दूसरा मुझे ये जानना है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग आप बोल लो बहाने बनाते हैं या उनके एक्सक्यूजेज है, जो भी है,
लोगों को सिर्फ यही कहना होता है यार 9 घंटे 10 घंटे तो मैं काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, फिर फैमिली को भी टाइम देना है, बाहर भी जाना है, ये है वो है, तो उसके अलावा मैं ऊपर से कैसे टाइम निकालूंगी या निकालूंगा टू डू अ साइड हसल या क्रिएट कंटेंट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हो तो। हाँ, अब देखो ये जर्नी ना हमेशा एस्केप ढूंढने की होती है। हर कोई ढूंढता है कि यार मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ। तो मैंने भी अब जॉब शुरू करी, तो मेरा भी अब ये मेंटा है, अब मैं क्यों अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ, क्यों मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इतना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं 9 to 5 से किसी तरह से निकल पाऊँ और किसी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ के यहाँ निकलूँ कि मैं इसे छोड़ के उसे करूँ तो वो काफ़ी हो। तो इसीलिए अब मेरा एस्केप क्या हो सकता था, कंटेंट क्रिएशन। मैंने अभी ये नहीं सोचा कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या कहीं जाके कंसल्ट करना है या कुछ और करना है या प्राइवेटली कुछ रन करना है। मेरा मन वो नहीं था। मेरा हमेशा से था कि मैं इसमें खुश हूँ, इसमें अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ पा रहा हूँ, तो इसको करते हैं और इस तरह से एस्केप लेते हैं। तो अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और जो ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और जो एजेंसी रन कर रहा हूँ, इसमें अगर मेरा पॉडकास्ट आज तो मुझे इतना मोनेटाइज करवा पाता है कि मुझे यूट्यूब रिवेन्यू के साथ मेरे पॉडकास्ट भी स्पॉन्सर होते हैं, तो मेरे लिए वो एस्केप ईजी हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं अपने कंटेंट क्रिएशन में मान लो कल 2 मिलियन में पहुंच जाता हूँ और मुझे वहाँ से 1 महीने की एक ब्रांड प्रमोशन भी उतना कंपेंसेट कर पा रही है, तो मेरे लिए अगेन एक एस्केप ईजी हो जाएगा। और वहीं में अगर मेरी एजेंसी उतनी चलन होती है, उतने अच्छे क्लाइंट्स आ पाते हैं, तो वो मेरे लिए एस्केप हो जाएगा। अब मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि मैं ये सारी चीज़ें आगे तक रन करने वाला हूँ। मैं कोई 2 चीज़ें जो बेहतर होंगी मेरे लिए, जो बहुत अच्छी चलेंगी मेरे लिए, उस इमेज को ही आगे लेके जाऊँगा। और ऑफ कोर्स मतलब रीज़न तो यही रहा कि 9 to 5 से यहाँ से एस्केप लिया जाए, और ये ही इन सब चीज़ों को ढूंढने का वो एक मोटिवेशन थी। करेक्ट, खुद का कुछ करने। और आई थिंक जिस तरीके से आप इतने ओपनली और वही एकदम सरलता से बोल रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोगों को झिझक होती है वो बोलने में। एंड अगेन आई एम नॉट, मैं खुद एक करियर कोच हूँ, मैं लोगों को जॉब मिलने में हेल्प करती हूँ। आई एम नॉट अगेन समबडी डूइंग अ जॉब और समबडी बीइंग देयर ओन बॉस एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। दोनों ही चाहिए भाई। अब आप जब ये भी बोलते हो कि सब साइड हसल कर लो, ठीक है, सब कुछ ना कुछ जॉब के साथ कर लो या खुद का कुछ चालू करो, ठीक है, सब अगर कुछ चालू करेंगे तो आपके लिए काम कौन करेगा? आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप भी तो टीम हायर करोगे। इट्स वेरी लॉजिकल। सो ईच टू इट्स ओन, जो आपको सूट करे आप वही करो। बट आपने जो बात बोली कि आपके लिए पर्सनली एक पॉइंट आ गया था जहां आपको खुद का कुछ करना था, आपको एस्केप करना था, और जहां आपको वो 2 आइडेंटिटीज भी आगे जाके स्ट्रॉन्ग लगेगी, आप उन्हीं को आगे लेके जाओगे, मे बी बाकी छोड़ दोगे पीछे, राइट? सो वो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिसमें स्पार्किंग चीज़ है ना, वो ऑफकोर्स पर्सनल ब्रांड बनाना ही था। हाँ, क्योंकि अच्छा मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार पर्सनल ब्रांड ना काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने बस हमें इतना बताया कि यार लिंक्डइन पे आ जाओ और बिल्ड हो जाएगा। हम आ गए सारे, हम सब ने कुछ नहीं किया, बस अकाउंट बनाया, छोड़ दिया। तो वहाँ पे हम लूज आउट कर चुके थे। बट उसके बाद जब विद टाइम में आगे बढ़ा तो इतना जाना कि यार अगर कोई मेरा नाम गूगल भी करता है ना, तो वो आना चाहिए। अगर कोई मेरे को ढूंढना चाहे तो उसे मैं मिल जाऊँ इजीली। आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट होना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते कंटेंट क्रिएशन, बट अगर आप कल जॉब भी ढूंढने जा रहे हैं, तो हो सकता है जैसे किसी टाइम पे आप पूरा रिज्यूमे लेके जाते थे प्रिंटेड फॉर्म में, आज आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी उतना कैपेबल है कि वो दिखा पाए। कल इतना होना चाहिए कि अगर आपका नाम गूगल पे डाला जाए तो किसी वे में कुछ रैंक कर जाए, कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एक्टिव हैं, और वहाँ पे जाके बंदा आपको होलिस्टिकली देख पाए कि यार आप पूरी तरह से कैसे, क्या वैल्यू आप ला रहे हो ऑर्गेनाइजेशन। और तभी तो अगर भानु और मैं अप्लाई कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए, तो भानु स्टैंड आउट कैसे करेगा ना? जब वो सर्च करेंगे और कुछ देखेगा उनको कि ओ ये भी है, क्योंकि वो ABCD तो अब सभी कर रहे हैं, ABCD के आगे वो E भी तो चाहिए ना अब रिक्रूटर्स को। वो E मुझे लगता है, जैसे आपने बोला आपका पर्सनल ब्रांड, या जब आप गूगल पे सर्च करते हो और आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है जो तगड़ा होता है, दैट हेल्प्स यू स्टैंड आउट। करेक्ट। और ये पता है आज ही ऑप्शनल है, कल तक तो किसी को नहीं पता था, आज ऑप्शनल है, बट कल ये कंपलसरी हो जाएगा आई एम श्योर। आप सबका एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट होने चाहिए, आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा ना, किसी ना किसी वे में। आप अब जब हम पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप वीडियो बनाते हो, नहीं, कुछ भी क्रिएट किया हो, खुद का एक प्रोजेक्ट, खुद का एक पैशन प्रोजेक्ट, खुद का एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया हो, खुद का एक एक्सपेरिमेंटल चैनल हो, आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट पब्लिश, कुछ क्रिएशन। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्क्रैच से आपने कुछ अगर क्रिएट किया, आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो ना, तो वो भी आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। आप बस पोर्टफोलियो का लिंक भेजो कि हमने ये काम किया है, वही जैसा आपने बोला कि प्रोजेक्ट या वही ना, एप्लीकेशन देखना है अब लोगों को। बिल्कुल, आप सिर्फ बोलिए मत आप ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो वो दिखाइए, दिखाना पड़ेगा। सही बात है। चलिए, तो अब हमने बहुत बात कर ली अबाउट इंस्टाग्राम, पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या स्कोप है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मैं सारे गेस्ट से वापस पूछती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, राइट? जब आपकी लाइफ में इतने अलग अलग सोर्सेज से इनकम आने लगती है और आप पैसे कमाते हो, उसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ आती है एक थॉट प्रोसेस, मुझे लगता है कि अब इस पैसे का करे क्या। तो भानु क्या करते हैं अपने पैसे के साथ, इन द सेंस कि आप
जो भी आप अभी कमा रहे हो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, कितना आप इन्वेस्ट करते हो, क्या आप सेव करते हो, आर देयर स्पेसिफिक लेट्स से इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप अपने मनी को मैनेज कैसे करते हो आज के डेट में? ओके, लेट्स से अगर मैं 100 कमा रहा हूँ तो उनमें से मेरा इजी 20 to 25 म्यूचुअल फंड्स में जाता है. ओके, एंड आई वुड से कि सबको करना चाहिए, मतलब ये आपकी एक फॉरमोस्ट चीज़ होनी चाहिए अदर देन योर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस. करेक्ट है ना. तो अगर मैं अच्छा मैं ऐसे कुछ गाइड कर देता हूँ. अगर कोई फर्स्ट इनकम कमा रहा है तो उसको कैसे करना चाहिए, फिर मैं अपना बताता हूँ. ठीक है. अगर आपकी फर्स्ट इनकम आ रही है तो कोशिश करिए सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. अब वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अगर आपके मदर फादर 60 क्रॉस कर चुके हैं तो कोशिश करिए आप फैमिली फ्लोटर में ना आए, क्योंकि उनके एज के हिसाब से आप सबका प्रीमियम डिसाइड होगा. तो उनके लिए फ्लोटर लीजिए मम्मी पापा के लिए, और अपना अलग से इंडिविजुअल प्लान ले लीजिए. हेल्थ इंश्योरेंस सॉर्ट करना सबसे जरूरी है. सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट मत होइए, क्योंकि वो हमेशा ज़्यादा नहीं होता. राइट. सेकेंडली अपना लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद अगर आप आज अपने 20s में हैं, बहुत अच्छा है अगर 24 से कम है. करेक्ट. क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सब टेस्ट दे पाएंगे और अच्छे से खड़े हो पाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ. और आपकी एज क्योंकि कम है इसलिए आपका प्रीमियम भी बहुत कम आएगा. और वो मतलब जो मैंने खुद अभी हाल ही में किया है, आपको बहुत इजीली 1500-1600 रुपये में 3 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा. आई वुड से यहाँ पे आपको एंडोमेंट प्लान वगैरह से थोड़ा दूर रहिए. और टर्म प्लान की तरफ चले जाइए, और टर्म प्लान लेके अपने आप को शायद आप यहाँ सिक्योर नहीं करते उतना जितना आप अपनी फैमिली और आने वाली फैमिली को सिक्योर कर लेते हो. क्योंकि अभी तो चलो आपके पिताजी भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, और हो सकता है कोई और भी हो, बट एक पॉइंट आता है जब आप अकेले हो जाते हैं, सोल अर्नर हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत डिपेंडेबिलिटी होती है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा कमाने वाले बंदे होते हैं. तो उस केस में अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो बहुत मिस हैपनिंग के लिए आपका टर्म इंश्योरेंस कवर कर लेगा. उसके बाद आ जाइए अब इन्वेस्टिंग वाली दुनिया में. यहाँ पे आप थोड़ा म्यूचुअल फंड से शुरू करिए ही. अगर आप थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो स्टॉक्स की तरफ जाइए, SIPs शुरू करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप कर चुके हैं. और अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट या गोल्ड में जा सकते हैं तो थोड़ा हेज करने के लिए इजी होता है, तो वो करिए. करेक्ट. इस हिसाब से मैंने शुरू किया था. मैंने बस एक गलती कर दी, टर्म इंश्योरेंस थोड़ा लेट लिया, बट वो भी अब सॉर्टेड है. तो अब सारा कुछ सॉर्टेड है. तो अब मेरा कैसे जाता है, तो अब अगर मैं 100 कमा रहा हूँ तो मेरा 20-25 तो बहुत इजीली म्यूचुअल फंड्स में जाता है. राइट. उसके बाद कहिए 5-7 मेरा सारा प्रीमियम वगैरह चले जाता है, हेल्थ और लाइफ दोनों का. उसके बाद अगर मैं कहूँ तो मैं ना थोड़ा अभी वही मेंटेलिटी वाला हूँ कि थोड़ा और इन्वेस्ट करके बैंक्स में थोड़े अच्छे रुपए होने चाहिए, क्योंकि हमेशा अर्जेंसी के लिए थोड़ा वो होता है. जो कि अगेन मैं इस हैबिट को बदल रहा हूँ. तो अभी मेरा ये मान लिया कि 40 हमेशा बैंक में रहता है. उसके अलावा फिर स्टॉक्स में मैं जितना खेल पाऊँ. मैं अपनी म्यूचुअल फंड से भी हमेशा ऐसा करता हूँ कि जैसे स्टॉक्स में आप खरीदते बेचते हैं ना. करेक्ट. अगर मेरे को लगता है कि हाँ अभी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म होता नहीं कर रहा बट कैपेबिलिटी है, तो मैं उसमें भी लमसम इन्वेस्ट कर देता हूँ. और फिर जब होता है कि हाँ ठीक है अब, तो उसे एग्जिट भी ले लेता हूँ. तो मैं बहुत एक्टिवली ऐसे करता हूँ. बट हाँ मैं बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ ट्रेडिंग नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं देखता स्क्रीन को. बट हाँ मैं ऐसे ट्रैक रखता हूँ कि हर वीक मेरा क्या पोर्टफोलियो है, कैसा जा रहा है, और मैं कहाँ ज्यादा एलोकेट कर सकता हूँ. ग्रेट. इसके अलावा जब मेरे को ये होता है कि अब कुछ खरीदना है, कोई एक मैसिव सी बड़ी सी परचेज है, तो उसके लिए मेरी तो बड़ी ऐसी हैबिट है कि मैं उसे विश लिस्ट में डाल के रखूंगा. और 3 महीने तक मतलब एटलीस्ट आप मानोगे नहीं, अगर मेरे को कोई खरीदनी है, कोई विश लिस्ट में सारी चीजें होंगी, बट वो खरीदूंगा नहीं मैं अभी. अच्छा. मैं उसे पूरा ट्रैक करूंगा. उस दौरान मेरे को ये पता लग जाएगा कि क्या मुझे इसकी जरूरत है भी या नहीं. ये एक तरह से फाइनेंस का रूल भी है कि अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो ना, तो उसे अफोर्ड करने के 3-4 मल्टीपल टाइम तो आपके पास रुपये होने चाहिए. प्लस उतना ही टाइम भी देना है आपको, ताकि आप पूरा एनालिटिकली देख पाओ कि क्या उसकी आपको सही में ज़रूरत है, या क्या उससे कम कॉस्ट की चीज़ आपके लिए वो चीज़ कर सकती है. करेक्ट. तो हमेशा वो चीज़ मेरी विश लिस्ट में रहती है. और फिर जब 2-3 महीने हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे सही में चाहिए, फिर जैसी कोई भी प्राइस ड्रॉप देखता हूँ वहाँ पे मैं परचेज कर लेता हूँ. नाइस. नहीं, आई थिंक दिस टेक्निक इज वेरी नाइस. हाँ, मैंने आई थिंक 3 टाइम्स मनी होना चाहिए वो वाली तो मैंने अप्लाई की, और मैं हमेशा दिमाग में वो रखती हूँ. बट 3 महीने वेट कर लो, या 3 हफ्ते वेट करके फिर देखो वो डिसीजन. इट रियली हेल्प्स. दैट हेल्प्स, आई एम श्योर, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज्यादा टाइम फिर तो मैं बैक ट्रैक करके वो चीज लूंगी ही नहीं. करेक्ट. आपको खुद लगेगा. और सबसे अच्छी हैबिट है लिखना. आपको नहीं पता आप कितना एक्सपेंस कर देते हो सिर्फ खाने में, सिर्फ कैब्स वगैरह में, और आप कैसे उसे अवॉइड कर सकते हो. अगर आप उतना बस लिखना शुरू कर दोगे ना, 2 चीज़ों में हेल्प करेगा. आ जाता है ना. हाँ, एक तो आपको टैक्स में हेल्प करेगा लास्ट में. क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर जब हम टैक्स भरते हैं तो हमारे लिए ये सब एक्सपेंस काउंट हो जाता है. मैं अगर कहीं खा रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो सब एक्सपेंस है, और मैं उससे कम जो फिर आएगी मेरी टैक्सेबल इनकम. करेक्ट. ये सब डिडक्टेबल होगा मेरे लिए. राइट. तो इसलिए मेरे यहाँ पे हेल्प करता है. दूसरा मुझे पता लग जाता है कि अच्छा यार मैं इतना कर चुका था लास्ट टाइम, मेरे जोमेटो में इतना स्पेंड था, मेरा इतना ऐसे रहा. तो वो मिले. लिखना आपको सबसे ज्यादा रियलाइजेशन देगा कि आप कितनी गलतियां कहाँ कर रहे हो. तो और सारी चीजें शायद बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप सिर्फ लिखना शुरू कर दोगे तो बहुत ईजी है. उसके बाद ये कुछ थंब रूल्स वगैरह फॉलो करना शुरू करिए, और कोशिश करिए कि आपका भी 20-30% इन्वेस्ट हो. और
पहले इन्वेस्ट ऑफ कोर्स, फिर आप एक्सपेंस करने की प्लान करें। क्योंकि अगर आप पहले सोचेंगे पहले एक्सपेंस कर लूँ और फिर बचे हुए को इन्वेस्ट करूँ, वो सेंस नहीं बनाता। पहले आप इन्वेस्ट करिए, फिर आप जो सेव होगा उससे सोचिए कि क्या एक्सपेंस करना जरूरी है या नहीं है, उसे ट्रैक में रखिए और फिर 2-3 महीने बाद ऑर्डर करिए। नाइस, क्योंकि तभी वो हैबिट बन पाएगी ना इन्वेस्टमेंट की। सही बात है। Today's episode is brought to you by Dhan, a game changer in the world of investing. Whether you're a seasoned trader or a long-term investor, Dhan has got you covered. Tech-driven and loaded with industry-first insights, Dhan is built for super traders and those in it for the long term. Now that mutual funds is live on Dhan, you get to invest in 40 plus AMCs, discover consistent outperformers, find top-performing funds by Morningstar, and also track and invest in high-performing stocks connected to your mutual funds. The best part, zero commission and fees forever. Start your investment journey with Dhan today. Download the app using my referral link in the description below. अब भानु, जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर ही रहे हैं, हमने इतनी बात की, तो एक चीज जो दिमाग में आती है कि अल्टीमेटली एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर कोई ना कोई नॉलेज देना चाहता है, वेदर इट इज हेल्पिंग समबडी विद मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंसेस बेटर, इन्वेस्टमेंट हो गए, मनी मैनेजमेंट हो गई, कुछ भी हो गए। पर आई थिंक होलिस्टिकली आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? करेक्ट। अब बहुत सारे, आप गूगल पे जाओगे, फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन किसी को भी मिल जाएगी। मैं कुछ यूनिक नहीं पूछ रही हूँ, बट आपके लिए एज अ क्रिएटर एंड एज अ पर्सन फाइनेंशियल लिटरेसी का ट्रू मीनिंग क्या है, और आप कैसे ट्राई करते हो कि हर कंटेंट पीस के थ्रू आपकी ऑडियंस अगर ज्यादा नहीं 0.001% बेटर हो जाए इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल लिटरेसी? करेक्ट। तो अगर कोई मतलब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में बंदा आके आपसे बोले ना कि ये पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, तो आप जज कर पाओ कि क्या वो सही में आपके लिए अच्छी है या नहीं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए क्या होता है, अक्सर अगर कोई एजेंट घर आके ये बोल देना कि आपको 10-10 हज़ार रुपये जमा करने हैं और 10 साल बाद आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि वो कभी समझ नहीं पाते कि क्या यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बन क्या रहा है। उनके लिए बस ये होता है कि इतना जमा करना है और इतना मिलेगा। करेक्ट। तो अगर आप वो जज कर पा रहे हो कि हाँ यार मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कितने पे वो कंपाउंड हो रहा है, क्या वो सही में बेनिफिशियल है या नहीं है, या क्या इन सबसे अच्छा एफडी ही है। क्योंकि उन एजेंट्स की पता लाइन क्या होती है कि आप एफडी क्यों करा रहे हो, इससे बढ़िया ये कराओ। और इन रियल कई बार वो एफडी ही उससे बेटर होती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। और जहाँ वो 7 दे रही है ना, वहाँ ये सारी स्कीमें वगैरह आपको 3 या 4% देती है। ये तो बस कंपाउंडिंग का मैजिक होता है जो उन्हें 20 लाख बना देता है। करेक्ट। बट उससे अच्छा आप एफडी में बना पाओगे। तो अगर आप ये समझ पा रहे हो तो अगेन आप लिटरेट हो। अगर आप समझ पा रहे हो कि यार ये पॉलिसी मेरे लिए अच्छी है या नहीं, क्या इस पॉलिसी में मेरे पूरी फैमिली कवर हो पा रही है नहीं, या जिस हॉस्पिटल में अक्सर जाया करता हूँ क्या ये उस पॉलिसी से रिलेटेड हॉस्पिटल है या नहीं, क्या वहाँ कैशलेस हो पाएगा या नहीं, ये सारे क्लॉजेज, ये सारे को पेमेंट, ये सारे प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आप अगर ये सारी टर्म समझ पा रहे हो, अपने लिए बेस्ट ले पा रहे हो, तो आप फाइनेंशियल लिटरेट हो। अगर आप म्यूचुअल फंड जब खरीदने जा रहे हो तब आप समझ पा रहे हो कि यार मेरे कौन से गोल के साथ, कितने टाइम होराइजन के साथ कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट फिट हो रहा है, तो आप फाइनेंशियल लिटरेट हो। जो कि तभी मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं है, मेजॉरिटी लोग नहीं है। और मेरा फाइनेंस नीश सुनना, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा पता है मेन मोटिवेशन क्यों था कि मैं फाइनेंस नीश क्यों चुनी, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं जब पूरा फाइनेंस पढ़ने के बाद इतनी सारी चीज़ें लैग कर रहा हूँ, मैं खुद इतनी सारी गलतियां फेस करता हूँ और मुझे ये सब नहीं पढ़ाया जाता। आप भी एक्सेप्ट करोगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बहुत एप्लीकेबल और बहुत काम की चीज़ है वो नहीं है आज भी। वो नहीं है आज भी नहीं, वो करिकुलम का पार्ट है ही नहीं। और बताऊँ किसी करिकुलम में नहीं है। मतलब फाइनेंस वाले बंदे को भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं फाइनेंस पूरा पढ़ के निकला हूँ 2 साल तो मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा, बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन जाऊँगा, या मैं इंश्योरेंस समझ पाऊंगा। मैं फिर भी नहीं समझ पाऊंगा ये सब पढ़ने के बाद। राइट। तो जब मुझे रियलाइजेशन हुई, अब आप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लो, आप इन्वेस्ट करती हैं? हाँ। कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं? 5 इस वक्त तो 5 हैं जिनमें मैं हर महीने कर रही हूँ एक्टिवली। बहुत बढ़िया। हाँ। अब हमारी मेजरली ऑडियंस करती होगी। राइट। अब मैं बताऊं, आप सबको ये अक्सर सुनाया जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की। करेक्ट। आप जितने ज्यादा अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करोगे उतना बेटर है। हाँ, रिस्क के लिए रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न बढ़ेगा। करेक्ट। वो भी झूठ हो जाता है एक एंड के बाद। क्योंकि अब आप प्रैक्टिकली देखना, एक म्यूचुअल फंड में मोस्टली लगभग देखें तो 40-50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है एक म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल हाउस। अगर आपने 5-6 म्यूचुअल फंड हाउसेज में इन्वेस्ट किया है तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी कितनी कंपनी से ओवरलैप कर रही हैं। राइट। मतलब जो आपका एक लार्ज कैप वाले फंड ने इन्वेस्ट किया है वो भी एचडीएफसी में कर रहा होगा, जो आपने फ्लेक्सी में डाला है वो भी कर रहा होगा, और जो आपने स्मॉल कैप किया है ना वो भी एचडीएफसी में कर रहा होगा। क्योंकि हर किसी के पास कोई परसेंटेज होराइजन होता है कि आप इतना % अभी भी हर कैप वाले फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस वे में ना आपकी इतनी ओवरलैपिंग हो जाती है कि आपके ज्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी गलत हो जाता है। तो ये सब कैसे पता लगेगा ऑडियंस को? उन्हें तो बस इस पिक्चर को दिखाया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द की, अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालिए।
बट कई बार वो भी अच्छा होता है। अगर आप बहुत ऐसे अच्छा नंबर मेरे से लेके जाएंगे कि हाँ फिर कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, हाँ, तो वो शायद 3 ही होगा, ओके, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के होने चाहिए। ये सही भी किया जा सकता है, जो आपने किया है हो सकता है वो सही हो। अब वो सही कैसे हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने हर म्यूचुअल फंड को एक गोल से लिंक किया हो। आपने सोचा हो कि यार और अमाउंट भी अलग है, अमाउंट भी सबके अलग है। आपने सोचा हो कि मुझे 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, हाँ, तो उसके लिए मैं इस लार्ज कैप वाले फंड में डालती हूँ। करेक्ट। मुझे 15 साल बाद कोई बहुत मेजर एक्सपेंस करना है, हाँ, और क्योंकि मेरे 15 साल हैं तो हाँ, मैं स्मॉल कैप वाला रिस्क ले सकती हूँ, उसे टाइम भी अच्छा दूंगी, तो हो सकता है आपने वो स्मॉल कैप वैसे किया हो। हाँ, इसलिए अगर आपके हर म्यूचुअल फंड के साथ एक एक गोल एसोसिएटेड है, एक एक गोल लिंक है, हाँ, तो भी शायद वो सही है। बट अगेन अब देखो, एक ही छोटी सी एस्पेक्ट में मैंने आपको 3-4 गलतियां भी बता दी, 3-4 अच्छाइयां भी बता दी। ये सब आपको कैसे समझ आएगा, जब एक फाइनेंस क्रिएटर इसे एक कन्वर्सेशनल वे में, इंटरेस्टिंग सरल भाषा में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको ये बताएगा। करेक्ट। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि, जब आप भी कह रहे थे कि आजकल हर तीसरा बंदा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, बट उन्हें भी नहीं पता और जिन्हें बता रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, तो शायद अभी भी लैक ही कर रहे हैं, और जो बेटर वे में बता पा रहे हैं वो ग्रो भी कर रहे हैं। सही बात। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं धैर्या जो ऑडियंस को नहीं पता, जो उन्हें पता होनी चाहिए, जो गलतियां कर रहे हैं, और जो ऑफ कोर्स पढ़ाई नहीं जाती। करेक्ट, नहीं, बहुत सही बात कही आपने। एंड आई थिंक द मेन की टेक अवे फॉर मी इस कॉन्वर्जेशन में ये है कि आपको अपने टाइम होराइजन, आपकी अपनी खुद की रिस्क एबिलिटी और अपने जो गोल्स हैं लाइफ के, उन सबसे अलाइन करके अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ऑब्वियसली इन प्लेस डालना चाहिए। और एक और चीज़ जो आपने बोली, अगर आप बेसिक डिसीजंस डे टू डे लाइफ में सूझबूझ के साथ ले पा रहे हो, तब आप फाइनेंशियली लिटरेट हो। तो दैट वाज वेरी वेल सेड। अब आप एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हो, तो ऐसा हो नहीं सकता मैं आपसे ये ना पूछूं दैट इज रेंटिंग बेटर और बाइंग। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी ओल्ड डिबेट। आई थिंक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस पे बात की हुई है ऑन ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज चैनल्स, हर जगह। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मोटिव ये नहीं है कि मैं एक कंक्लूजन पे आ जाऊं पर्सनली या ऑडियंस को एक कंक्लूजन मिले, बट आपके ओपिनियन में मुझे जानना है दैट रेंटिंग वर्सेस बाइंग में आप कौन से साइड पे हो? ओके, यहाँ 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं स्टार्टिंग से। एक होता है बिल्कुल ही फाइनेंशियली और नंबर्स के साथ देखा जाए, और दूसरा तो इमोशनल, फिर आपके घर वाले का, फिर आप बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। करेक्ट। अगर फाइनेंशियली वे में देखा जाए, नंबर्स के साथ देखा जाए, तो हमेशा रेंटिंग ये रेस जीतेगा। क्योंकि धैर्य देखो, आप अगर रेंट पे रह रहे हो ना, तो आप जीत रहे हो, और जो आपको रेंट पे दे रहा है ना, वो शायद उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। उसे लग रहा है ना कि उसकी रेंटिंग से जो इनकम आ रही है वो बहुत अच्छी पैसिव इनकम है, बहुत अच्छा कर लिया उसने, शायद उसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ना रेंट यील्ड बहुत कम है, 2-3-4% मैक्सिमम। करेक्ट, 2 to 4%। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी का कह रहे हैं वो बहुत अलग बात है, बट क्योंकि हम रेजिडेंशियल बात कर रहे हैं तो 2 to 4% भी ज्यादा का है, 6-7% मैक्स है। अगेन वहाँ थोड़ा इससे बेटर हो जाता है बस, थोड़ा कि अगर आपने सेम इन्वेस्टमेंट यहाँ की है वर्सेस वहाँ की है, तो शायद वहाँ आप एक अच्छा स्टेबल रिटर्न ले पाओगे, थोड़ा अच्छा ले पाओगे। राइट। बट रेंटल यील्ड इंडिया में इतना कम है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अगर आपने घर खरीद के अच्छा डिसीजन लिया है फाइनेंशियल वे में, तो शायद वो गलत है। इससे बढ़िया आप उतने ही वे में, मतलब इससे बढ़िया आप उतना ही पे करके वहाँ पे रेंट पे रह रहे होते किसी भी मेट्रो सिटी में कहीं भी, तो आपके लिए पूरा लाइफ टाइम उतना रुपया बचता, और जो बचता हुआ अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप अपने रिटायरमेंट तक बंगला ले सकते थे उन रुपयों का। तो इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन में तो हमेशा रेंटिंग ही जीतता है। और प्लस कोई सोचता है कि मुझे पैसिव इनकम बनानी है तो मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और रेंट पे चढ़ा दूंगा और उससे जो पैसा है वो कमाऊंगा, वो भी अगेन सेंस नहीं बनाता। जो आपने इन्वेस्ट किया है पूरा प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में बिल्ड करने में, प्लस उसे आप मेंटेन करोगे, पानी बिल वगैरह, सप्लाईज वगैरह सब देखोगे, जो भी बिगड़ेगा हमेशा वाइट वॉश कराओगे, नया टेनेंट जो भी आएगा हमेशा आपका खर्चा है। इन सब के अलावा अगर आप उतना थोड़ा ही कुछ वो लमसम, क्योंकि आपने यहाँ लमसम डाला है, वो लमसम अगर आप इन्वेस्ट करो तो वो आपको लमसम बहुत अच्छा पैसा देगा। आप किसी भी स्टेट ऑफ मार्केट में हो, ये मत सोचो कि मार्केट जब बिल्कुल लो में हो तभी करो, कोई मार्केट को टाइम नहीं कर पाता, आप बस वो लमसम वहाँ इन्वेस्ट कर देते तो आपके लिए बहुत अच्छा बनता। करेक्ट। तो इसलिए फाइनेंशियल वे में तो कभी मतलब रहना, मतलब खरीद के रहना तो सेंस नहीं बनाता, प्लस वहीं पे रेंट करके रहना बहुत बेनिफिशियल होगा। अब यहीं पे एक एंगल आता है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इमोशनल गेम हमेशा जीतती है। मतलब इंडिया में तो ऑफ कोर्स हम सारे इमोशन ड्रिवन ही चलते हैं। मैं 24 का हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी बाय कर चुका हूँ, अच्छा, जहाँ पे सून वी विल बी शिफ्टिंग। खरीद चुके हैं, खुद खरीद लिया है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे अब रीजन क्या है, आपने लैंड ली है या सीधा बंगलो या क्या फ्लैट, क्या पूरा फ्लैट ले लिया? फ्लैट, राइट, ठीक है। अगेन मेरे लिए भी सेंस बनाता कि मैं, आपका क्या लॉजिक था? मेरा क्या लॉजिक था, जहाँ लॉजिक नहीं होता ना वहाँ इमोशंस होते हैं,
और यहाँ पे इमोशन वाला गेम था। हाँ। अब हमारे वही मैं बोल रहा था, जब हमने जनरेशन की बात की ना, तो हमारी पूरी जनरेशन अभी भी इमोशन ड्रिवन है और सोसाइटल प्रेशर में ड्रिवन है और ईगो ड्रिवन है कि हाँ हम अपने घर में रहते हैं। करेक्ट। अभी भी हम अपने घर में रहते थे और भी प्रॉपर्टीज थी, बट अगेन हर कोई खुद का और अच्छी जगह पे Correct. और अच्छी जगह रिलोकेट होना और अच्छा कुछ करना। राइट। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स थे। अगेन मेरे भी सेंस बना था कि मैं रेंट करूं, हाँ। बट यहाँ पे अब मुझे भी कुछ सोसाइटी को प्रूव करना था, अपने पापा को प्रूव करना था कि हाँ वी कैन अफोर्ड दिस। तो इस वजह से हमने भी खुद बाई किया है। बट अगेन अगर फाइनेंशियल वे में देखोगे तो हमेशा रेंटिंग विंस द रेस, और इमोशनली तो आपको पता ही है। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है भानु, बट जब भी मैं एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन की तरफ जा रही होती हूँ, ये एक मेरा बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बिकॉज जब जो भी इंसान इसे आंसर करता है, आज तक सबने अलग अलग आंसर दिया है। अच्छा। और जबकि इतना जेनेरिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं जिस तरीके से पूछती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ आपको इस तरीके से बताना है, लोगों के बहुत यूनिक आंसर्स आते हैं। सक्सेस की बात करते हैं हम, फेलियर की बात करते हैं, हर कोई बात करता है इसके बारे में। एवरीबडी फेसेस बोथ। करेक्ट। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज कि आज इस स्टेज पे जब आप अभी बैठे हुए इन प्रेजेंट टाइम, आपके लिए ट्रू सक्सेस क्या है और आप उसे सक्सेस क्यों डिफाइन करते हो? और सच में हर इंसान ने मुझे एक यूनिक आंसर दिया है इस पे, तो आपकी क्या है? ओके, तो धैर्य, अगर मैं सक्सेस की बात करूँ ना, तो मैं इंडिपेंडेंट फील करने को बड़ा सक्सेस मानता हूँ। कि मुझे ऐसा ना हो कि मुझे ये टाइम यहाँ देना ही है, हाँ। या मुझे अलार्म लगा के सोना है कि मुझे इस टाइम पे उठना ही है, या किसी डेडलाइन को अपने ऊपर हावी होने देना है। फ्रीडम ऑफ योर ओन टाइम, फ्रीडम ऑफ माय ओन टाइम। मैं कहीं जाना चाहूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर वो काम मुझे करना है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा काम नहीं करना। मुझे कभी रिटायरमेंट भी नहीं, मतलब मुझे ऐसा भी कोई प्लान नहीं कि मैं रिटायर होना है मुझे 60 में, 40 में, 45 में, जो अभी अगेन एक ट्रेंड है। करेक्ट। मेरे को रिटायर भी नहीं होना। अर्ली रिटायरमेंट तो सबको ही करनी है आजकल। मुझे नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। मुझे कभी रिटायर नहीं होना। हाँ, मुझे पता है मैं काम को एंजॉय भी करता हूँ। ओके। बट मैं उसी के साथ ही इंडिपेंडेंस भी चाहता हूँ, इंडिपेंडेंसी भी चाहता हूँ कि मैं अपना काम अपने अकॉर्डिंग कर पाऊँ। और मैं बताऊँ, मैं सक्सेस पे जब बहुत, मतलब जब ये सब अचीव कर लेता हूँ, सेल्फ डाउट में आ जाता हूँ। और जब फिर से कोई फेलियर आता है ना कि यार इस महीने कुछ ये नहीं हुआ, तो मैं उसे एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर से सक्सेस आने वाली है। तो मैं हमेशा इस साइकिल को एंजॉय करता हूँ, और बस अपने ऊपर वो नहीं चाहता कि कोई दबाव, और मैं अपने उससे जी पाऊँ। कोई फाइनेंशियली मेरे को वो नहीं है कि हाँ इस महीने इतनी ब्रांडिंग्स आ गई तो मैं सक्सेस हो चुका हूँ, सक्सीड हो चुका हूँ। वो प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर। मतलब मुझे लगता है कि हाँ बहुत कम में भी सर्वाइव किया जाता है। आप इंडिया में रहते हो, आप कभी भूखे प्यासे या कहीं ट्रैवल करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। करेक्ट, करेक्ट है ना। एंड आई थिंक एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको नंबर्स, पैसे, फेम, रेपुटेशन, हर चीज के ऊपर बढ़ना ही पड़ता है, कितना भी बोलो। अब हर इंसान उस स्टेज पे अलग एज पे आता है, और मैं कोई महात्मा नहीं बनना चाहती हूँ या फिलोसोफर, बट द रियलिटी इज जो एक्चुअल वाली सक्सेस, जो आपको हैप्पीनेस नहीं बोलूंगी मैं, पर वो कंटेनमेंट देगी ना रात को सोते वक्त, वो मोस्टली उस पैसे से या उस फेम से नहीं आती है। नहीं आती था। मेरे 5.5 लाख फॉलोअर्स है, जब मेरे घर वालों को पता लगा कि मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, मतलब मेरे 5 लाख भी हुए थे, केक भी आया था, वो 5 लाख वाला केक, मतलब ऐसे 5 लाख भी पता लग गया था कि केक आ गया था। हाँ। तो मुझे लगा था शायद कोई बड़ी चीज है। ओके। उसके बाद मतलब मैंने कभी इतना विजिबल किया ही नहीं, क्योंकि मैं नंबर से खुद ही इतना एंजॉय नहीं करता। अब मेरे शायद यूट्यूब पे भी 1 मिलियन, मतलब सॉरी 1 मिलियन नहीं, 1 लाख होने वाले हैं, इसी वीक में हो जाएंगे शायद। बट उससे मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाला उसके लिए, क्योंकि मुझे कोई नंबर कभी सक्सेस का था ही नहीं, कभी विजन कोई मैंने वैसे रखा ही नहीं कि हाँ ये हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। करेक्ट। मैं बस अपनी खुशी से करना चाहता हूँ, जब करना चाहूँ तब। अगर ठंड है और पिछले 10 दिन बहुत ठंड थी दिल्ली में, तो अगर मैं कुछ ना काम करके बस अपनी बेड पे होना चाहता था तो मैं वो भी वो किया। हाँ, और वो आपके लिए सक्सेस थी, क्योंकि आप वो कर पा रहे हो ना। बिल्कुल। दैट इज वेरी नाइस। देखिए ये भी आंसर किसी ने नहीं दिया है, सब अलग आंसर देते हैं, एंड दिस इज इट्स द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। आई फील ग्रेट। हमने बहुत सारी बातें की। आप एज यूजुअल भानु बहुत सरल थे, बहुत ज्यादा कैंडिड थे, एंड आई थिंक जब भी भानु बात करता है तो मोस्टली देयर इज नो फिल्टर। तो अब बट एज वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, रैपिड फायर के बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ प्रस्थान करते टुवर्ड्स द रैपिड फायर राउंड। भानु, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपको अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करना था सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट में, एनी वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो वो कौन सा होता और क्यों? अगेन शायद म्यूचुअल फंड होते, और सेकंड ऑप्शन होता तो शायद गोल्ड होता। क्यों? क्योंकि यार म्यूचुअल फंड तो ऑफ कोर्स, मतलब मैं चाह रहा हूँ, जैसे मैं इंडिपेंडेंस चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि मैं खुद जाकर सब ट्रैक करूँ। मुझे पता है अगर एक अच्छा फंड हाउस मैंने चुन लिया तो अच्छा फंड मैनेजर वहाँ बैठा है, तो वो ट्रैक कर लेगा मार्केट में कब एग्जिट लेनी है, कब एंट्री लेनी है, कब कितना पैसा ब्लॉक रखना है, कब किस सेक्टर में डालना है, कितने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट डालना है, तो वो ट्रैक कर लेगा। उसके अलावा गोल्ड, क्योंकि
कोई भी चीज जिसकी मतलब सप्लाई इतनी लिमिटेड है और डिमांड इतनी ज्यादा है वो हमेशा ग्रो ही करेगी। करेक्ट। और अब तक हम ट्रैक करते ही आ रहे हैं कि यार निफ्टी सेंसेक्स अगर ग्रो कर रहा है तो उसके कहीं मतलब मार्जिन ही नीचे ही है गोल्ड। तो अगर आप वहाँ भी इतना इन्वेस्टेड होते ना आज तक तो आप भी उतना पैसा कॉर्पस बना चुके होते। तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं, तो मतलब सोच सकता हूँ मैं बिना चिंता करे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन मिले बेस्ट है। ग्रेट। अगर आपके पास एक फाइनेंशियल सुपर पावर होती, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर पाते, जस्ट एन एग्जाम्पल, या आप एक परफेक्ट बजट क्रिएट कर पाते, ठीक है, तो और ऐसे बहुत सारे ऐसे आइडियल सिनेरियोज आपके दिमाग में होंगे, तो आप कौन सा एक चुनते और व्हाई, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल सुपर पावर आ गई? मार्केट ट्रेंड वाला तो बेस्ट आपने खुद ही बता दिया। मतलब अगर मुझे पता हो कि यार 4 साल बाद क्रिप्टो कहाँ स्टैंड कर रहा है, हाँ, स्टॉक्स कहाँ स्टैंड कर रहा है, किस मतलब कुछ भी, अगर ये तो बहुत बहुत ऑब्वियस चीज है, मतलब बस पता चल जाए सब, कोई भी मार्केट में हो तो उसके लिए तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सोने पे सुहागा है कि बस आइडिया, अरे ट्रेंड ही मत बताओ मुझे बस ये बता दो कि ये इंडस्ट्री कहाँ है या कौन सी कंपनी इसमें एंटर कर चुकी है, किसकी मोनोपोली टूटी है, किसकी बन चुकी है, सॉर्टेड है फिर तो। नाइस। चलिए, डिस्क्राइब योर पर्सनल फाइनेंस फिलॉसफी इन 3 वर्ड्स। आपकी खुद की पर्सनल फाइनेंस फिलॉसफी अगर आपको 3 शब्दों में डिस्क्राइब करनी है। अर्ली एज, अब 3 शब्दों में लिमिट करना मुश्किल हो जाएगा, बट अगर अर्ली एज में मौज कर ली तो हो सकता है लॉन्ग रन में आप ना एंजॉय कर पाओ, बट अगर आज थोड़ा इन्वेस्ट करके आज अपने कुछ मतलब लेजर एक्टिविटी या फिर कहीं जाना, किसी चीज को सेक्रीफाइस कर लिया, तो लॉन्ग रन में आप बहुत मजे करोगे, क्योंकि कंपाउंडिंग आपकी दोस्त बन जाएगी। नाइस, ठीक है, 3 शब्द तो नहीं थे बट वेरी वाइज एडवाइस। चलिए, अब आपकी आज तक की सबसे सिलियस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक कौन सी रही है? मुझे लगता था कि आईपैड लेना रहा था, बट जैसे ही पॉडकास्ट शुरू किया तो यूटिलिटी आई है फाइनली पेंसिल की। हर कोई सोचता है कि आईपैड लेके वो ड्रॉ करेगा, ये करेगा, स्केच आउट करेगा, अपने थॉट्स डालेगा, कोई नहीं डाल पाता। तो मेरे लिए शायद वो थी। और अगर कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कहोगे तो उस मामले में शायद क्रिप्टो होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमेशा कहा जाता है कि अगर मार्केट हाइस पे है तो आप थोड़ा दूर भागो, लो पे है तो इन्वेस्ट करना शुरू करो, बट क्योंकि ट्रेंड ही इतना अच्छा आया था तो तब मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली थी। और शायद हमेशा ही एक मतलब जो गेम होता है ना, क्योंकि ऐसे भी कई इन्वेस्टर कहते हैं कि कोई स्टॉक्स बुरा नहीं होता, उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम मैटर करता है। करेक्ट, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक में पैसा तो बना ही सकते हो, राइट। तो वही हुआ मेरे साथ क्रिप्टो के टाइम पे, क्योंकि मैंने गलत टाइम पे एंट्री ली तो वहां पे थोड़ा लॉस हो गया। तो वो शायद फाइनेंशियल मिस्टेक है, क्योंकि मैं उस मार्केट को समझता भी नहीं था, फिर भी मैंने गैम्बल किया। समझ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में लर्न किया? अगेन जैसे मैंने क्रिप्टो वाला बताया, तो इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। हमेशा वहां जाओ जहां सब जा रहे हैं। और दूसरा, आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ना हमेशा आपके जो दुश्मन होते हैं वो बनते हैं आपके इमोशन और आपके एक्सपेंसेस। तो आप इन दोनों को कंट्रोल कर लो, इन्वेस्टमेंट खुद हो जाएगी, और वहां इन्वेस्ट करो जहां आप जानते हो और समझ सको उस मार्केट को। वेरी नाइस, आई लाइक दैट आंसर। ओके, अगर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्किल मास्टर कर सकता अपनी पूरी लाइफ में, आप कौन सी स्किल उनको रेकमेंड करते हो और क्यों? ओनली वन स्किल। मी बीइंग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, मैं तो कहूंगा भाई फाइनेंशियल लिटरेसी ही सीख जाओ। तो फिर मैटर नहीं करता आप कितना कम कितना ज्यादा कमाते हो। अगर आप उस पैसे को सही तरह से मैनेज कर पा रहे हो, मनी मैनेजमेंट कर पा रहे हो, तो आप अच्छा बना लोगे, अपने एंड पे आप अच्छा कर लोगे कि हाँ मैं इस एंड तक जा सकता हूँ। नाइस। तो भानु, लास्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर। इफ मनी कुड टॉक टू यू, ठीक है, तो वो आपको क्या बोलता? सीइंग योर मोस्ट रीसेंट इम्पल्स परचेज जो आपने एकदम ऐसे ही इम्पल्सिवली कर लिया। शुरू तो मोई से करता कि भाई ये क्या कर बैठा। और फिर ये कहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी को ढंग से इन्वेस्ट करियो, क्योंकि मतलब हालांकि मेरे केस में बहुत कम होता है इम्पल्स बाइंग तो, बट अगेन कुछ ये ऐसा रवैया रहता है उसका शायद। अच्छा, नाइस, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑब्वियसली आपसे, अबाउट योर जर्नी, अबाउट हाउ यू लुक एट सक्सेस। आपने अपने करियर में फाइनेंस की नीश क्यों चूज की, इंस्टाग्राम पे आप क्यों आए, पॉडकास्टिंग आपने क्यों की, नाम आपने एक सर्टेन वे क्यों रखा, एंड बहुत सारी चीज़ें। बट आई होप मेजरली जब भी ये पॉडकास्ट लाइव जाए और सब इस एपिसोड को देखें, वो आपकी जर्नी से ये एक चीज़ ज़रूर सीख पाए, दैट दे कैन डू समथिंग सिमिलर टू यू। ऑब्वियसली अपनी खुद का एक पाथ बनाए यूनिक, बट वो ये समझ पाए कि यस, आप ये 3-4 चीज़ें एक साथ कर सकते हो। आप एक फुल टाइम जॉब के साथ एक कंटेंट क्रिएशन या कोई भी साइड हसल कर सकते हो, राइट? एंड बिफोर आई लेट भानु गो, डेफिनेटली चेक आउट भानु's कंटेंट। हम उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, एंड आई होप कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड यस भानु, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल, और अगर इन सब जर्नी या जो भी क्वेश्चंस हैं किए, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट में जब ड्रॉप कर देना, मैं और धैर्य अवेलेबल रहेंगे, और हम खुद अपनी आईडी से आपको खुद
Yes. कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। प्लीज आप जरूर कमेंट करिएगा। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच कि आप एंड तक बने रहे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द धैर्य डिकोड्स पॉडकास्ट।